अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। देखिए बाबा, मैं मजबूर था और ये बुरा तो नहीं किया। वो हसन अहमद से मुसलसल बहस में मसरूफ़ इन्हें मनाने की भी कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा बाप मर गया था या तुम्हारी माँ? वो गज़बनाक अंदाज में धाड़ रहे थे। ज़किया तो लरज़ रही थीं। कब से दोनों बाप बेटा बहस में लगे हुए थे। बाबा, उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एक दुखी और बीमार इंसान की मैंने इज्जत रख ली, क्या बुरा किया? शहरयार इतने अफसरदा और गमगीन हो रहे थे हसन अहमद के ऐसे दुर्शत रवैये पर, जो इस वक्त सिर्फ अपनी इज्जत का सोच रहे थे। उस लड़की की इज्जत का नहीं सोच रहे थे जो सारे ज़माने में रुसवा हो जाती। उसका गुनाह कोई ऐसा तो नहीं था कि लड़के ने ऐन निकाह के वक्त अपनी शराइत रख दी थी। हर कोई सोच में पड़ गया था और ख़ुद वनीज़ा के चचा भी सोच में पड़ गए थे। इनके मरहूम भाई की औलाद थी जिसे उन्होंने अपनी औलाद की तरह सीने से लगा के पाला था। मैं तुम्हारी ऐसी शादी को नहीं मानता, यहाँ भूल के भी नहीं लेके आना अपनी बीवी को। वो ये कहकर रूम से ही निकल गए। ठीक है, जब मेरी बीवी के लिए इस घर में जगह नहीं तो मैं भी नहीं रहूँगा। शहरयार ने अपना कोट उठाया। नहीं शहरयार, मेरे बच्चे ऐसे नहीं बोलो। ज़किया तो माँ थी, उनकी 2 ही औलादें थीं, शहरयार और दूसरा वासिक जो अमेरिका में ज़ेरे तालीम था। उसे तो यहाँ के हालात का कुछ नहीं पता था। ज़किया, उसे रोकने की ज़रूरत नहीं। ऐसी खुद मुख्तियार औलाद की मुझे ज़रूरत भी नहीं। हसन अहमद पलटकर वापस आए। शहरयार ने अफसरदा और मायूस निगाहों से अपने बाबा को देखा जो असूलों के ज़रा खिलाफ नहीं जाते थे। मगर यहाँ बात असूल की नहीं, उसकी ज़िंदगी और इज्जत की थी। अगर उन्होंने उसका ख्याल किया तो क्या गलत किया था? ऐसे तो नहीं बोलिए इसकी इतनी सी गलती की ऐसी सज़ा तो नहीं दे। इतनी सी गलती पूरे ख़ानदान और ऑफिस में मेरी नाक कटवा दी। वो आग बगोला हो रहे थे। शिराजी की बेटी से मैंने इसका रिश्ता पक्का किया था, क्या ये भूल गया था? शहरयार सर झुकाए नादिम मुजरिमों की तरह खड़े थे। वो मजीद क्या बोलते? शिराजी की बेटी को कब पसंद करते थे, बस बाबा के फैसले के आगे सर झुका दिया था। इससे कहो दफ़ा हो जाए, मेरे सामने शक्ल लेके नहीं आए। शहरयार फिर रुके नहीं, तेज़ी से लंबे लंबे डग भरते निकल गए। अहमद की धाड़ ने इन्हें रोक दिया। वो अपने दर्द से फटते सर के साथ अंदर आए थे। वो इन्हें देख के अंदर जाने लगी। एक तुमने ड्रामा लगा रखा है, आखिर चाहती क्या हो? इनका गुस्सा वनीज़ा पर उतरा और वो सहम कर सोफे में ही धंस गई। शहरयार की आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो बहुत उलझे बिखरे हुए थे। बाबा की नाराज़गी और गुस्सा और इस लड़की के नखरे, आखिर क्या बर्दाश्त करें? कब तक रोती रहोगी? उन्होंने उसका नर्म व नाजुक बाजू अपने आईनी शिकंजे में लिया। वो सी करके करहाने लगी। एक बार ही मार डालें। वो चीखी, बकवास नहीं करो प्लीज़, मेरी परेशानियों को नहीं बढ़ाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। वो रोहनसा होकर अपना सर थामने लगे। वनीज़ा का बाजू छोड़ दिया था। वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहे थे। वासिक भी यहाँ नहीं था, वरना वही मामला संभाल लेता। मेरी वजह से परेशान है। आपके वालिद ने आपको निकाल दिया, मुझे बहू कबूल नहीं कर रहे। वो सब जानती थी क्योंकि ये सब उसने दरीबा के मुंह से सुना था। शहरयार उसे रुखसत करवा के अपने ज़ाती फ्लैट पर लाए थे। वनीज़ा को भी दुख मारे डाल रहा था। उसे उसके ससुराल वाले भी कबूल नहीं करेंगे। वो इनके बराबर की नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसकी सहमी हुई सूरत देखकर नरम पड़े। इसमें वनीज़ा का क्या कसूर? वो तो किसी और के साथ रुखसत हो रही थी। उसे क्या खबर थी? उसका नसीब शहरयार अहमद के साथ लिखा है। आप मुझे छोड़ दें, वापस चले जाएं। वो रोने लगी। जस्ट शट अप, हुलिया दुरुस्त करो और आओ फ़ौरन। वो उसे हुक्म देकर अंदर बेडरूम में चले गए। स्टाइलिश फर्निश्ड फ्लैट था, किसी भी चीज़ की यहाँ कमी नहीं थी। मगर इन सब से भी वनीज़ा को कोई खुशी नहीं मिल रही थी। 15 दिनों में उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। कितनी बदनसीब थी। दुनिया में आई माँ चली गई। जब होश संभाला, बाप का साहिबान भी उठ गया और वो चचा के पास आ गई। उन्होंने अपने बच्चों की तरह उसे रखा था। दरीबा स्कूल ऑफ होते ही यहाँ चली आई थी। उसे खबर थी वनीज़ा ने अपना बुरा हाल किया होगा। प्लीज़ आप इन्हें समझाइए, इस तरह कैसे चलेगा? शहरयार बहुत बेजार और थके हुए लग रहे थे।
शॉकिंग पिंक कपड़ों में वो सादा से हुलिये में बैठी मगमूम लग रही थी। आपी, जो हुआ ख़त्म करें, इस पर रोना। वो समझाने लगी। ऐसे कैसे कह रही हो? मैं नापसंदीदा बनकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। किसने कहा आप नापसंदीदा हैं? दरीबा ने एक नज़र शहरयार पर डाली। शायद उन्होंने वनीज़ा को कुछ कहा हो। वनीज़ किसी के कहने से क्या, इनके वालिद मुझे सारी ज़िंदगी कबूल नहीं करेंगे। वो रोने लगी। शहरयार भाई, आपको पहले अपने वालिद साहब को मनाना चाहिए था, फिर ही आप ही को लेकर जाएं। दरीबा, आप जानती हैं ये शादी किन हालात में हुई है, फिर भी आप ऐसी बात कह रही हैं। उसे दरीबा की बात पर अफसोस हुआ। सारी शराइत मैंने आपकी मानी, हत्ता कि महर भी मैंने आपका मुकर्रर करदा रखा। 50 लाख उसने जताया। महर रखने के वक्त दरीबा ने ही ये नुक्ता उठाया था। उसे खबर थी अमीर लोगों की औलादें दिल बहलाकर बीवियां छोड़ दिया करते हैं। कम अज़ कम वनीज़ा के फ्यूचर के लिए तो कुछ हो। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि वनीज़ा आपी को आपके घर में बहू के तौर पर कबूल किया जाए। उसने दंस करते हुए कहा। मैं कोशिश में हूँ, और फिर मैं ये कहता हूँ, जब मेरी बीवी के लिए इस घर में जगह नहीं तो मैं भी उस घर में नहीं जाना चाहता। शहरयार का दिल भी ख़राब हो गया था बाबा जान के ऐसे सख्त गिर रवैये की वजह से। उसने ख़ुद को उनके मामला से दूर ही रखने का सोच लिया था। सारी ज़िंदगी आपके वालिदैन मुझे कोसेंगे, मैंने इनका बेटा छीन लिया। वनीज़ा ने एक अचड़ती निगाह डाली। शहरयार को ये लड़की जाने क्यों यकदम अच्छी लगने लगी थी। वो उसे छूना चाहते थे, चाहना चाहते थे, उसकी मोहब्बत पाना चाहते थे, ताकि वो भी सारे दुख गम भूल के अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। वो अफसुर्दा नहीं रहना चाहते थे। उसे खबर थी इसके बाबा एक दिन उसे माफ़ कर ही देंगे। इन्हें गुस्सा ये था कि निकाह करने से पहले इन्हें बताया क्यों नहीं, या फिर ये गुस्सा था शिराजी की बेटी से उन्होंने रिश्ता कर दिया था। दरीबा से उसकी काफ़ी देर बात होती रही थी। फिर अंसर अली उसे लेने आ गए थे। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने वनीज़ा को साथ लगाते प्यार किया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपकी भतीजी तो हर वक्त ही रोने को तैयार रहती है। शहरयार को अब कोफ्त होने लगी थी। ये अगर रोने को तैयार रहती है तो आप किस लिए हैं? हमने तो बहुत उम्मीदों के साथ अपनी बहन दी है। ये आप पर मुनहसिर है कि आप ही की आंखों से आंसू कब ख़त्म करते हैं। दरीबा बहुत जता के गोया हुई। साथ उसके लहजे में जैसे चैलेंज था। मैं तो हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। वो खफीफ से हुए। शहरयार बेटा, आप इतना परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अंसर अली उसे तसल्ली देने के बाद वो शोक भरे लहजे में बोले। अंसर अली और दरीबा के जाने के बाद शहरयार रात के खाने के लिए कुछ लेने चले गए और वनीज़ा अपना मुंह दोनों बाजुओं में छुपाए बैठी थी। इसी दौरान शहरयार के मोबाइल पर बीप होने लगी। वो चौंकी, एतराफ़ में निगाहें दौड़ाईं। बीप किधर से हो रही थी? उसे फ़ोन किचन के काउंटर पर रखा मिल गया। पता नहीं किसका नंबर था। वनीज़ा शशोपंज में मुब्तला हो गई, रिसीव करे या नहीं। उसने सेल वहीं छोड़ दिया। बीप मुसलसल हुए जा रही थी। इतने में शहरयार भी आ गए। चलिए ये रोना धोना ख़त्म करें और खाना लगाइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। उन्होंने सारे शॉपर्स काउंटर पर रखकर उसे हुक्म दिया। मुझे भूख नहीं है, टकासा जवाब दिया। मोहतरमा, आपको भूख नहीं है मगर मुझे तो है। लहजा मैंने खेज और शरारती बनाया तो वो झीम गई। दोबारा बीप हुई और झट से शहरयार ने रिसीव कर लिया। ओह, तो तुम हो, कैसे हो? मुझे छोड़िए, ये बताइए, इतना कुछ हो गया मुझे तो बताते प्लीज़। दूसरी तरफ वासिक था। वो तो नाराज़ी होने लगा। बस यार छोड़ो, तुम्हें भी बता के क्या करता। वो सोफे पर टेक लगा के बैठ गए। वनीज़ा शॉपर से चिकन टिक्का कबाब वगैरह प्लेटों में निकालने लगी। उसे शहरयार की आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर उसे ये पता चल गया था शहरयार के भाई की कॉल है। शहरयार से अभी तक उसकी बेतकल्लुफ़ी नहीं हुई थी, जबकि वो वनीज़ा से बातें करना चाहता था, मगर वो इन्हें मौका ही नहीं देती थी। दोनों की शादी को 2 माह हो गए थे और शहरयार मुसलसल घर पर ही थे, ऑफिस भी नहीं जा रहे थे। उसे इन सब बातों का इल्म था और सारी खबरें ज़का दे रहा था। हसन अहमद बहुत घबराए हुए और परेशान थे। वासिक को भी जल्द ही पाकिस्तान आने का कह दिया था। उनसे इतना बड़ा बिजनेस खुद नहीं संभल पा रहा था। सब कुछ तो शहरयार देखते थे। हसन अहमद सिर्फ चक्कर लगाते थे या फिर ऑफिस मीटिंग्स में शिरकत करते थे। बड़े सर बहुत परेशान हैं, 2-3 डीलिंग भी कैंसिल कर दी हैं। ज़का उसके पास चला आया था। यार मैं क्या कह सकता हूँ, वो बहुत मजबूर और बेबस थे। सर मैं नहीं चाहता आपका बिजनेस खसारे में जाए, बहुत लॉस हो रहा है।
आशी एंड को की भी डीलिंग कैंसिल कर रही हैं क्योंकि इसके बारे में सर को कुछ नहीं पता और ख़ुद से नई डीलिंग कर रहे हैं। ओह, तो ये तो बहुत बुरा होगा। बाबा भी बिल्कुल सोचते समझते नहीं। सुनो, मैं जो भी करूँगा खामोशी से मेरा नाम बिल्कुल नहीं आए, समझे? शहरयार ये नहीं चाहते थे कि हसन अहमद को कुछ पता चले। वो अपने बढ़ते हुए बिजनेस को यूं डूबते तो नहीं देख सकते थे। ओके सर। मुनीज़ा चाय और लवाजमात की ट्रे लिए चली आई थी। मुनीज़ा ट्रे रखकर जा चुकी थी। शहरयार गहरी सोच में थे। जका चला गया था और वो इधर उधर कॉल्स में लग गए। लैपटॉप में खुले बैठे थे। मुनीज़ा को बोरियत से कोफ्त होने लगी। शहरयार ने पिछले 4-5 घंटों से उससे कोई बात नहीं की थी और ना ही उसकी जानिब तवज्जो दी थी। कुछ कहना है? लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें मरकूज किए मुनीज़ा को मुखातिब किया। मुझे चचा जान के घर जाना है। वो फ़ौरन ही मुड़ी थी। शहरयार उसकी जानिब मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो हो गए थे। ब्लैक प्रिंटेड कपड़ों में सुर्ख सफ़ेद रंगत दमक रही थी। उलझे भरे बाल चेहरे पर पड़े हुए थे। कभी खुद पर तवज्जो भी दे लिया करे। कब से गेस उतरास नहीं समारे। वो मुस्कुराए। जी कल ही तो बनाए थे। वो गड़बड़ाई। शहरयार सोफे से टेक लगा के ऐसे ही बगौर देखने लगे। मुनीज़ा इनकी आंखों से उलझने लगी थी। निगाहों में खुमार और प्यार का रंग बहुत वाज़ेह था। आज भी बनाए जा सकते हैं, कपड़ों की भी आपके पास कमी नहीं। हर चीज़ मैंने आपको मुहैया की हुई है, हत्ता कि अपना आप भी, मगर पता नहीं क्यों आप इन सबको इग्नोर किए हुए हैं। लैपटॉप बंद किया। ग्रे कमीज शलवार में इनका ऊंचा लंबा कद उसके मुकाबिल था। मुनीज़ा झींप के 2 कदम पीछे हुई। मुझे चचा जान के घर जाना है। वो फिर अपना मुद्दा बयान करने लगी। जी मैंने सुन लिया है। पहले मैं आपका जायज़ा ले लूँ कहाँ कहाँ कमी है। वो मैंने खीजी से मुस्कुराते हुए उसके करीब आ गए। मुनीज़ा का दिल धक धक करने लगा। शर्मो हया से कानों की लोएं तक सुर्ख बढ़ गईं। क्या मतलब? वो पीछे हुई। मतलब मुझे समझाना ही पड़ेगा। उन्होंने उसकी नाजुक कलाई अपने मजबूत हाथ में मोहब्बत से थाम ली। देखो, तुम अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो। इतना प्यारा हैंडसम शौहर तुम्हें मिला है, उसकी कदर ही नहीं कर रही। शहरयार की शरारतों में इजाफा होने लगा और उसका दिल धक धक करने लगा। इनकी आंखों में खुमार और लहजे में तरंग लिए हुए था। छोड़िए मुझे। वो अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर शहरयार उसके नज़दीक से नज़दीक तर आ गए। क्यों? मुझ पर एतबार करना नहीं चाहती? क्या इतना बुरा हूँ जो तुम मेरे करीब आने पर अपनी तौहीन समझती हो? ऐसी बात नहीं। मुझे अपनी किस्मत पर एतबार नहीं। ये कभी मेरे साथ अच्छी नहीं रही। मुझे इस किस्मत ने कुछ नहीं दिया। वो अफसरदा और मगमूम से लहजे में बोली। किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी है। देखो, इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। सिर्फ मजबूरी का सौदा निभा रहे हैं आप और मैं। सारी ज़िंदगी सर उठा के नहीं जी सकते, क्योंकि मिडिल क्लास लड़कियों की ज़िंदगी में आप जैसे अपर क्लास के मर्द नहीं आते। फलसफा तो अच्छा है। वैसे हो बड़ी चालाक, खुद को लड़की और मुझे मर्द कहा। वो मजाक में उसकी बात उड़ाने लगे। मुनीज़ा खुशिया कर रह गई। वो कोई भी बात और इन हालात को संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे थे। जाओ तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर उसके दोनों हाथों को चूम लिया और वो कसमसा कर रह गई। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपा के रखी, और वो भाई इन्हें देखें, कह रहे हैं मेरी फिक्र छोड़ दो। वासिक अमेरिका से वापस आ गया था। ये उसका आखिरी साल था। उसे इस साल के एंड में आना था, मगर वो हालात सुनकर जल्दी वापस आ गया था। तुम्हारे बाबा ने सख्ती से मना किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं। वो रो रही थीं। शहरयार को हर वक्त याद करती रहती थीं, मगर छुप छुप कर रोती थीं। हसन अहमद के गुस्से की वजह से वो अंदर ही अंदर घुल रही थीं। मुझे तो ज़का ने फ़ोन पर बताया बिज़नेस का भी कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाई ही को सब कारोबारी अमूर पता है। वो इतना परेशान और तफक्कुर ज़दा था। समझ नहीं आ रहा था हालात को कहाँ से समेटना शुरू करे। 2 दिन पहले ही वो आया था। ज़किया बेगम की तबीयत ख़राब थी और वो इनमें लग गया, इसलिए वो अभी तक शहरयार की तरफ गया ही नहीं था। वो तो अपनी अना को लेके बैठे हैं। उसने अगर किसी लड़की का ऐसे वक्त पर हाथ थाम लिया तो क्या बुरा किया। किसी लड़की की इज्जत ही बच गई। क्या बुराई है? पढ़ी लिखी लड़की है। आप मिली थी। वासिक ने इन्हें दवा दी। पानी का गिलास लेकर उनके करीब ही बेड पर बैठ गया। देखा तो नहीं, शहरयार मुझे बता रहा था। वो अपनी बहू से मिलने के लिए बेचैन थी। सारे अरमान भी निकालना चाहती थीं, मगर हसन अहमद की वजह से खामोश होकर बैठ गई थीं। तुम कब जाओगे शहरयार के पास? 6 माह हो गए थे। बेटे की सूरत और आवाज़ को तरस गई थी वो।
माँ थीं, अपनी ममता का तो गला नहीं घोंट सकती थीं। आज शाम में जाऊंगा। जका से पूछ लिया वो किस फ्लैट में है। तुम्हारे बाबा को खबर नहीं हो, वो डर रही थीं। अम्मी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा मुझ पर कम से कम पाबंदी नहीं लगा सकते, और आप देखना बाबा खुद कहेंगे भाई को इस घर में आने को। वासिक का लहजा पुरइत्तेमाद और वसूख भरा था। वो इरादा बांध के आया था कि वो अपने भाई और भाभी को इस घर में ला के रहेगा। आप आराम करें, मैं जब तक फ्रेश हो लूँ। वो इनके रूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। उससे पहले ऑफिस का भी चक्कर लगाना था, बाबा का हुक्म था, जबकि वो शहरयार के बगैर इस ऑफिस में बैठना तक नहीं चाहता था। ब्लैक पैंट पर लाइट पिंक शर्ट में मलबूस लंबा चौड़ा सुर्ख सफ़ेद वासिक खुशबुओं में बसा लिफ्ट की साइड पर आ गया। उसने अपना दुपट्टा शानों पर बराबर किया और लिफ्ट की एक तरफ हो गई। लिफ्ट अभी बिजी थी, वो भी वेट करने लगी। कितना परफ्यूम लगाया हुआ है, खूबसूरत और डैशिंग भी है। हमारे नसीब में ऐसे खूबसूरत लोग कहाँ हो सकते हैं। वनीसा आपी को मिला भी तो मगर वो सब कुछ नहीं मिला जो हर लड़की का ख्वाब होता है। सारे अमीर लोग इतने खूबसूरत ही क्यों होते हैं? उसे देखकर ही लग रहा है काफ़ी अमीर कबीर होगा। खुशबू भी बहुत आला लगाई हुई है। उसका जहन सोचे जा रहा था, जबकि वासिक के चेहरे से लग रहा था वो उसे नोट कर रहा है। वो फौरन झींट गई। इस मरदूद लिफ्ट को इतनी देर क्यों लग रही है नीचे आने में? वो तासुर ऐसे देने लगी जैसे वो कोफ्त में मुब्तला हो। लिफ्ट नीचे आ गई तो वो आगे बढ़ी। वासिक भी बढ़ा, दोनों का शाना टकराया। मैडम आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? वासिक ने बर वक्त खुद को संभाला, जबकि वो लिफ्ट की दीवार से लग गई। मुझे वाकई जल्दी है, आप बाद में जाइएगा। ऐसे लिफ्ट के अंदर उसे उसके साथ जाते हुए घबराहट महसूस हुई। आपको कौन से फ्लोर पे जाना है? वो इस लड़की के घबराने पर मुस्कुराया। बड़ी पुरकोशिश लग रही थी। पिंक ट्राउजर पर ब्लू प्रिंटेड दुपट्टे में उसका सुरापा खासा दिलकश लग रहा था। मुझे सेकंड पर जाना है। बैग शानों पर सेट किया। मुझे भी इत्तेफाक से वहीं जाना है। वासिक ने लिफ्ट का बटन पुश कर दिया। ज़रा तमीज़ नहीं है किसी लड़की से बात करने की। मैडम, मैंने आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की है, बल्कि आप ही मेरा जायज़ा आंखें फाड़ फाड़ के ले रही थीं। वो तो शर्मिंदा ही हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने बेल पर हाथ रखा और वो हैरान परेशान हुई। मैं अपने भाई के घर आया हूँ। ये आप पूछने वाली कौन है? डोर खुल चुका था। वासिक तुम? शहरयार उसे देखकर खुशी से उछले और गले से लगा लिया। दुरीबा ने हैरत और इंबिसात में मुब्तला होके इन दोनों को देखा। वो सीधी अंदर चली गई। आपसे मैं सख्त नाराज़ हूँ, पहले ये बताइए भाभी कहाँ है? वो अंदर की तरफ बढ़ा। शहरयार मुस्कुराते हुए दोनों का तारुफ कराने लगे। अम्मी मुबारक हो, आप दादी जान बनने वाली हैं। वासिक ने दूसरे दिन नाश्ते की टेबल पर खुश होते हुए बताया। क्या? ज़किया बेगम तो फौरन मुसर्रत से दोनों हाथ ऊपर करके खुशी से शुक्र अदा करने लगी। तो रात देर से आए थे। मैं शहरयार की और दुल्हन की खैरियत पूछना चाह रही थी। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई। वो बॉइल्ड अंडे टेबल पर रख रही थी। मैंने सोचा आपको इसी वक्त बता दूं, क्योंकि बात ही इतनी खुशी की है। शहरयार उसका ख्याल तो रख रहा है ना? वो अपनी बहू की तरफ से फिक्रमंद भी हुई। अम्मी, वैसे भाभी के पास किसी का होना ज़रूरी है। भाईजान क्या क्या देखेंगे? वासिक ने बॉइल्ड अंडे अपने आगे किए। मुझे ले चलना, सारा दिन तो गुजार आऊंगी। अभी तक मैंने अपनी बहू को देखा तक नहीं। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वासिक, फिर तुमने क्या सोचा? ऑफिस ज्वाइन करने का? बाबा को अपने बिजनेस की फिक्र थी जो नुकसान का शिकार हो रहा था। शहरयार के हाथ में सारे मामलात थे, वही सब कुछ देखते थे, डील करते थे। सॉरी बाबा, मैं भाईजान की सीट पर नहीं बैठूंगा और मुझे अभी बिजनेस के मामलात से दूर ही रखें। मुझे इन सब का कुछ पता नहीं। उसने साफ अपना दामन बचा लिया। अल्लाह ने 2 औलादें दी और दोनों ही नामाकूल और अपनी चलाने वाली। वो गुस्से में आ गए। बाबा, मैं ऑफिस ज्वाइन करने से मना नहीं कर रहा, मगर अभी नहीं। वो नाश्ता ख़त्म कर चुका था। ज़किया चुप थी। हसन अहमद आजकल बिलावजह गुस्सा करने लगते थे। शहरयार ने पता नहीं क्या क्या फैला रखा है, मैं कहाँ से हैंडल करूँ? और वो नामाकूल ज़का, उसे भी कुछ पता नहीं। वो बहुत बेजार और परेशान हो रहे थे। भाईजान को वापस बुला लें, क्योंकि बिजनेस के मामलात इन्हीं पर सूट करते हैं। बाबा, आप कहाँ उनमें उलझ रहे हैं? उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। मुमकिन नहीं। वो चेयर घसीट कर बैठ गए। अब तो इसकी सज़ा ख़त्म कर दें। आप दादा बनने वाले हैं। ज़किया ने इन्हें बताया। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसके बगैर भी मैं बिजनेस हैंडल कर सकता हूँ। उन्होंने दादा बनने की बात को इग्नोर कर दिया। बाबा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। भाईजान ने कोई गलत काम नहीं किया।
शादी कर लिया, वो भी आपको बताए बगैर। आप हालात भी तो सुने, क्या थे? वासिक शहरयार की हमायत में बोल रहा था। हसन अहमद ने उसे खशमगी निगाहों से देखा। शिराजी से मेरी बात खराब की, मेरी तो इज्जत दो कौड़ी की करवा दी। वो तेज लहजे में गोया हुए। शिराजी अंकल को अपनी बेटी के लिए एक से एक रिश्ते मिल जाएंगे। जरूरी है भाई जान ही से होती। तुम कान खोल कर सुन लो, शिराजी की बेटी से तुम्हारी शादी होगी। व्हाट? वो तो उछल ही गया। ज़किया तो बौखला गई। हसन अहमद ऐसे ही अपने अचानक फैसलों के धमाके करते थे। मैंने बात कर ली है, डायरेक्ट शादी होगी। वो अपना आखिरी फैसला कतियत भरे अंदाज में दे चुके थे। बाबा, मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ। क्यों? क्या तुमने भी वहाँ बाहर कोई शादी वादी तो नहीं कर ली? इनका अंदाज तफ्तीशी और तंजिया हो गया। बाबा, मैं वहाँ पढ़ने गया था, शादी करने नहीं। वो पैर पटकता हुआ डाइनिंग हॉल से ही निकल गया। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे दो ही बेटे हैं, क्यों इन्हें दूर कर रहे हैं? ज़किया तो रोने लगी। तुम चुप करो। वह उकता गए। हसन अहमद शहरयार के जाने से बहुत बेकल और परेशान थे। शहरयार ने ही सारी जिम्मेदारी उठाई हुई थी। अब इन पर यह सब जिम्मेदारी पड़ी तो वो झुंझलाए और खुशियाने हो गए थे। अपने बेटे को समझा देना। मैं शिराजी को हाँ कह चुका हूँ। वो अपने फैसले से ज़रा भी हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे फैसले ना करें, हमारा ये बेटा भी हमें छोड़ के चला जाएगा। इन्हें बहुत दुख और गम था। शहरयार की सूरत तक को तरस गई थीं, मगर अपने दिल पर पत्थर रखे हुए थीं, मजबूर थीं। मगर जब से दादी बनने की खबर सुनी थी, इनका दिल शहरयार और अपनी बहू को देखने को मचल रहा था। वो इस कंडीशन में अपनी बहू को अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी। भाईजान, क्या आपने शिराजी अंकल की बेटी को देखा है? वो लाउंज में काउच पर दराज था। वनीसा किचन में मसरूफ इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। हाँ, कई दफ़ा देखा है। शहरयार की निगाह टीवी की स्क्रीन पर थी। वनीसा ने चौंक कर इनके तासरात देखे। कैसी है? ये बताओ, तुम्हें इससे शादी करनी है? शहरयार को इस लड़की का जिक्र नागवार गुजर रहा था, क्योंकि वनीसा पहले ही उनसे इतनी बदगुमान थी। जाने फिर से क्या सोचने लगती। इतनी मुश्किल से तुम इनके करीब आई थी और इन्हें समझने लगी थी। मेरा दिमाग अभी ख़राब नहीं हुआ जो उनकी बेटी से शादी करूं। फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने हैरानगी से उल्टा सवाल ही किया। वासिक, तुम ऐसा करो, शिराजी अंकल की बेटी से शादी कर लो। बाबा मुझसे बहुत नाराज़ हैं, इनकी ये ख्वाहिश तुम ही पूरी कर दो। वो उसके पीछे लग गए। भाईजान, क्या हो गया है आपको? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं, और शादी के लिए मेरा इंतखाब वो मॉडर्न नक चढ़ी नहीं हो सकती। भाभी, खाना पक गया? वासिक ने एकदम ही आंख लगाई। वनीसा के कान इन दोनों की बातों पर लगे हुए थे। वो उछल ही गई। हाँ, पक गया। शहरयार उसकी हालत की भी फिक्र रखते थे, ज़्यादा काम नहीं करवाते थे। सफाई वगैरह के लिए मासी रख ली थी, मगर खाना वो मुलाजमा के हाथ का पसंद नहीं करते थे। घर में भी अम्मी ही खाना पकाती थीं। ओके बॉस। वो हुक्म की तामील के लिए उठ गया। आप दूसरी शादी भी तो कर सकते हैं, कम से कम आपके बाबा आपको घर में तो रख लेंगे। वो टेबल पर प्लेटें रखते हुए बोली, मैं एक शादी करके बाज आया और अभी मैं तुमसे बेजार नहीं हुआ कि दूसरी शादी कर लो। उन्होंने वनीसा को पीछे से अपनी बाहों के हिसार में लिया तो वो घबरा गई। क्या है? मैं काम कर रही हूँ, हर वक्त काम करती रहती हो, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। उन्होंने मुंह बसूर के कहा, और वो उससे हर वक्त फ्रेश और खुशगवार अंदाज में मुखातिब होते थे। मैं आपसे जो बात किया करूँ उसे घुमाया नहीं करें। वो खफगी से इन्हें घूरने लगी। टेबल सेट कर ली थी, रोटियों का इंतजार था जो वासिक लेने गया था। तुम क्यों हर वक्त मेरी शादी के चक्कर में लगी रहती हो? शुक्र अदा करो, इतनी कदर मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। वो तो मैं हर वक्त ही अदा करती हूँ। आप बस शिराजी अंकल की बेटी से शादी कर लें। वो चेयर पर बैठकर निगाहें घुमाने लगी। आज के बाद अगर ये शादी की फजूल बात की तो याद रखना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वो खफगी से तेज लहजे में उसे वार्निंग देने लगे। वनीसा लब भींच कर रह गई। डोर बेल पर शहरयार उठ गए। तौबा है भाईजान, आपने भी मुझे किस जगह भेज दिया? इतनी लंबी लाइन थी। क्या सारी ही खवातीन कामचोर होती हैं? वो मैंने खिजी से आंखें घुमा के शरारत से गोया हुआ। ऐसी बात नहीं है, मैं तो रोटियां पका रही थी, इन्होंने ही मना कर दिया। वो झट सफाई देने लगी। भाभी, आप तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। उसने सालन का डोंगा आगे किया। वाओ, कीमा आलू। सच भाभी, प्रदेश में रह के बंदा अपने खाने बहुत याद करता है। वो गहरी सोच के साथ गोया हुआ। अच्छा, बातें कम करो, खाना खाओ। उसने रोटियां शहरयार और वासिक के आगे रखीं। खाने से फारिग होने के बाद वो लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गया। भाईजान, बिजनेस का बहुत नुकसान हो रहा है। बाबा अपनी अना के आगे कभी आपको नहीं बुलाएंगे। प्लीज़ आप आ जाएं। इतने प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए हैं सिर्फ आपकी वजह से। वो सब आपसे डील करना चाहते हैं। मुझे बता रहा था वनीसा दोनों के लिए चाय बना के ले आई थी। शहरयार सुनकर फिक्रमंद हो गए। क्यों, तुम कुछ नहीं कर रहे? अरे ऑफिस में बैठो भाई, मुझे इस ऑफिस से ही दूर रखें। खुद ही संभालिए, मुझे कुछ आता भी नहीं।
اس نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ واسق یار ایسے تو سب کچھ بگڑ جائے گا، پھر خود ہی آئیے اور سنبھالیے، میں نے تو اطلاع دے دی۔ واسق نے اس کے فکر مند چہرے کو جانچا، جبکہ شہریار بابا کی ناراضگی کی وجہ سے خود کو ساری چیزوں سے دور کیے ہوئے تھے۔ دوسرے دن شہریار آفس میں تھے، سارا سٹاف ہی ان کی آمد سے بہت خوش ہوا تھا۔ حسن احمد نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ شہریار نے انہیں نارمل انداز میں سلام کیا۔ تم سارے معاملے دیکھو جو تمہیں پتہ ہے۔ حسن احمد کو اس کی آمد سے سکون کا احساس ہوا تھا، مگر وہ اپنی خوشی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ جی، وہ سب ہلا کے رہ گئے۔ پورا دن شہریار کا آفس میں اتنا مصروف گزرا، انہیں ونیزا کا بھی خیال نہیں رہا۔ اس کی ڈلیوری کے آخری مراحل چل رہے تھے اور ڈلیوری کسی وقت بھی متوقع تھی۔ تم رو تو نہیں؟ میں آ رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو گئے۔ حسن احمد نے چونک کے سنا۔ وہ کسی فائل پر شہریار سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ونیزا کی کال آ گئی۔ اوکے، میں دریبا کو بھی کال کر دیتا ہوں، وہ جلدی آ جائے گی، مجھے کچھ ٹائم لگ سکتا ہے۔ وہ حسن احمد کی وجہ سے کچھ جھجک کر بات کر رہے تھے۔ اتنے میں واسق بھی آ گیا۔ یار بھائی جان، وہاں بھائی اتنی پریشان ہو رہی ہیں بھابھی، مجھے کال کیے جا رہی تھیں، آپ نے سیل آف کیا ہوا تھا۔ واسق خاصا برہم اور ناراض ہو رہا تھا۔ حسن احمد اٹھ کر باہر جانے لگے۔ آپ گھر جائیے، بھابھی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ اسے جانے کو کہنے لگا۔ حسن احمد نے اتنا بھی نہیں کہا کہ وہ چلا جائے، اپنی انا کا جھنڈا وہ اونچا کیے ہوئے تھے۔ یار تم امی کو لے جاؤ، گھر ہو سکتا ہے ہاسپٹل جانا پڑے۔ وہ اسے سرگوشی میں بولے، میں آ رہا ہوں، آپ جائیے۔ اس نے جلدی جلدی شہریار کو وہاں سے بھیجا۔ بابا اتنا بھی غصہ نہیں کریں، بھائی جان کو دیکھیں، آپ کی پریشانی کی انہیں خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے۔ آپ کیا ایسے وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ واسق ہر طرح سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ مجھ پر احسان نہیں کیا ہے اس نے یہاں آ کر، اور وہ اپنے فیصلوں کا خود مختار ہے، میرے ساتھ کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے لہجے کو پتھر بنا کے بولے تھے، مگر اندر سے دل بھی پریشان ہو رہا تھا۔ بیٹا باپ بننے جا رہا تھا اور انہیں بھی تو دادا بننے کی خوشی ہو رہی تھی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ میں امی کو لے کے جا رہا ہوں کیونکہ وہ سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ گویا انہیں یہ سب بتانے بھی آیا تھا۔ ونیزا کو جلدی سے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا۔ امی بھی آ گئی تھی ونیزا کی، چچی چچا اور دریبا بھی آ گئی تھی۔ واسق کی نگاہ بار بار الجھ کر دریبا کے چہرے پر چلی جاتی تھی، جو اس کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اندر سے آ کر جو خبر دی، امی تو فوراً مسرت سے چچی جان کے گلے لگ گئیں۔ اللہ نے بیٹی کی مراد ایسے پوری کر دی، پوتی کی صورت میں۔ مبارک ہو خالہ، بن گئی ہیں آپ۔ واسق نے شوق سے لہجے میں دریبا کو مبارکباد دی۔ وہ جھیم کے مسکرانے لگی۔ واسق کی شوق اور گہری نگاہوں سے وہ کچھ جھجک سی جاتی تھی۔ شکریہ، اس نے پشت گھمائی۔ یہ مٹھائی بھی کھائیے۔ وہ ڈبہ لے کر پھر اس کے سامنے آ گیا۔ سارے ہی اندر روم میں تھے۔ ونیزا بھی بہت خوش تھی کیونکہ اس کی ساس جو اس سے ملنے چلی آئی تھیں، ننھی گڑیا انہی کی گود میں تھی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ زیادہ بھی کھا سکتی ہیں، اس نے پھر شرارت سے کہا۔ شکریہ، میں میٹھا زیادہ نہیں کھاتی، جب یہ اتنی کڑوی بھی ہیں۔ واسق جیسے اسے زج کرنے کے چکر میں تھا۔ بھابھی، آپ کی یہ کزن اتنی روکھی پھیکی کیوں ہے؟ واسق کیا بدتمیزی ہے؟ ذکیہ نے اسے سرزنش کی۔ شہریار اور ونیزا بھی ہنسنے لگے تھے۔ چچا جان اور چچی جان ونیزا سے مل کے چلے گئے تھے، دریبا کو اس کے پاس رکنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ بیٹا آپ اس کی باتوں کا برا نہیں مانیے گا، ذکیہ جیسے دریبا کے چہرے کے تاثرات بھانپ گئی تھی۔ دریبا نے مسکراتے ان کی بات پر سر ہلایا۔ وہ کہیں کوئی بھی ایسی بات کہہ کے ماحول اور موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ذکیہ رات تک تو ونیزا کے پاس رکی تھیں، مگر پھر حسن احمد کی وجہ سے اٹھ گئے۔ 3 دن بعد ونیزا کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ذکیہ بچی کے لیے بہت سے کپڑے اور دیگر سامان لے آئی تھیں۔ ونیزا کو خود اندازہ نہیں تھا وہ بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوش ہوں گی۔ ہماری بیٹی اتنی خوش نصیب ہے، دادی خود چلی آئیں، دیکھنا اس کے دادا بھی آ جائیں گے۔ شہریار کے لہجے میں وثوق اور یقین تھا۔ ننھی گڑیا اپنی اتنی پیاری تھی، اسے دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سنیے، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ونیزا بیڈ کی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، کافی کمزور اور زرد ہو رہی تھی۔ آپ اپنی امی سے کہیں وہ رکھیں، ونیزا نے کہا۔ امی اور واسق کا مشترکہ تجویز کردہ ہی ہوگا، تم بے فکر ہو۔ وہ بچی کو بہت آرام سے اس کے پہلو میں لیٹانے لگے۔ وہ خود ہی تو دو ہی تو بھائی تھے، امی کو اور بابا کو کتنا شوق تھا ایک بیٹی بھی ہو۔ ان کی یہ خواہش اس طرح پوری ہو گئی تھی۔ شہریار شوخ اور شرارتی لہجے میں بولتے اسے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے شہریار کو ایسے انداز میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ یا بیٹی کی خوشی تھی، اسے نہیں پتا تھا بیٹی اتنی خوشکن ثابت ہوگی کہ سب یوں مل جائیں گے۔ کیا ہوا، جو وہ خوش نصیب نہیں تھی اس کی بیٹی تو تھی۔ تم دیکھنا ایک دن بابا بھی راضی ہو جائیں گے۔ ان کے لہجے میں حسرت و امید تھی۔
कभी भी वो बाबा के फैसलों से इख्तलाफ नहीं करते थे, मगर यूं अचानक से शादी का फैसला सिर्फ मजबूरी के तहत किया था। इन्हें बाबा के शदीद रद्द अमल का अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो अभी तक यह हैरानगी है, बाबा इतने सख्त कैसे बन गए? जाहिर है आपने अपने से कमतर लोगों की लड़की से शादी की है, आपके स्टेटस से मैच तो नहीं खाती। वनीज़ा को भी अफसोस और दुख रहता, उसकी वजह से शहरयार अपने घर से बेघर हो गए। इनकी कौन सा किस्मत ऐसी थी जो अपने से ऊंचे ख्वाब देखती, हमेशा अब्बू की बताई हुई बातों पर अमल किया था। अम्मी तो इसकी पैदाइश पर ही चल बसी थी, उसने तो माँ का लम्स तक महसूस नहीं किया था। अब्बू की वफात भी चंद माह पहले ही हुई थी और वो उसे चचा जान के हवाले करके इस दुनिया से चले गए थे। कितना रोई थी, कोई रिश्ता भी उसके पास नहीं रहा था। चचा जान और चची जान ने बहुत मोहब्बत से रखा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने नफ़ी की। वो वनीज़ा की एहसास महरूमी समझ रहे थे। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हम गरीबों की बेटियाँ अमीर घरानों में नहीं ब्याही जाती। वो अमीर कोई और होते होंगे और मालो दौलत होने से कोई अमीर नहीं हो जाता। जब तक दिल में पासदारी ना हो, शहरयार उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करते थे, मगर यहाँ मालो दौलत की ही अहमियत है। अगर मैं अमीर माँ बाप की बेटी होती तो आपके बाबा आपको यूं घर से नहीं निकालते। बाबा ऐसे नहीं हैं और बाबा ने कभी हमें ऐसी तरबियत नहीं दी कि हम सिर्फ अमीरों से बातचीत रखें। बाबा सबको बराबर समझते हैं और हमें कभी ऐसी तरगीब दी ही नहीं कि अपने से कम को कमतर समझो। अरे कमतर तो हम हैं, अल्लाह की ज़ात सबसे ऊंची और आला है, उसके आगे कोई कुछ भी नहीं। ये तो हम इंसानों के दर्जे बनाए हुए हैं। शहरयार बड़ी संजीदगी से इतनी गहरी बातों के साथ उसे समझा रहे थे। अरे खासा वक्त गुजर गया है, ऑफिस में मीटिंग है, मुझे निकलना होगा। शहरयार को एकदम याद आया, अच्छा सुनो, मैं दुरीबा को कहता जाऊँगा, वो आ जाएगी। इसे रहने दें, इसके स्कूल का हर्ज हो रहा है। वनीज़ा ने नन्ही गुड़िया के रुखसार पर बड़ी आहिस्तगी से प्यार किया। दुरीबा स्कूल में पढ़ाती थी, यहाँ रोज़ आने की वजह से उसकी छुट्टियाँ हो रही थीं। यार तुम अकेली कैसे रहोगी, और अभी तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, बच्ची को भी संभालना होगा। संभाल लूंगी, वो मुस्कुराई। शहरयार खासे फिक्रमंद हो रहे थे। अम्मी को बुलाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि 3 दिनों में वो मुसलसल आई हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो गोया हुए। आप क्या घर नहीं जाते? वो पूछने लगी। घर? हाँ, अभी तक नहीं गया। वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर उसे बगौर देखने लगे। ऑफिस में मीटिंग थी, इसी लिहाज से वो कपड़ों का इंतखाब कर रहे थे। क्यों, बाबा ने अभी भी पाबंदी लगाई हुई है? वनीज़ा, मैंने तहिया किया हुआ है कि तुम मेरे साथ इस घर में जाओगी तो जाऊंगा, वरना नहीं। वो घूम के गोया हुए। आप ये तो नामुमकिन से जिद कर रहे हैं। देखें, वो आपका घर है और आपके वालिदैन का घर है, आप वहाँ जा सकते हैं। मेरा मसला नहीं बनाए, मुझे आपने यहाँ सर छुपाने के लिए जगह दी हुई है, और मुझे क्या चाहिए? वो हसरत और अफसरदगी से गोया हुई। वनीज़ा, तुम और अब मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी है। तुम दोनों के लिए बगैर इस घर में कभी दाखिल नहीं होगा, क्योंकि पापा ने मुझे अभी तक घर आने की दावत नहीं दी। अपने घर जाने के लिए दावत की ज़रूरत नहीं होती, आप जा सकते हैं बगैर इजाज़त और दावत के। वो शहरयार के खामोश चेहरे को देखने लगी। वो बात लेने के लिए बाथरूम में चले गए थे। वनीज़ा के लिए सोचों के और दरबाह हो गए थे, मगर दिल में ये इत्मीनान ज़रूर हो गया था कि वो इस घराने के बच्चे की माँ बन गई है। एक दिन उसे भी कबूल कर लिया जाएगा। शुक्र है इस मालिक का, उसने हमारी बच्ची को खैर खैरियत से फारिग किया। अब बस यही दुआ है कि सास ससुर इसे घर भी ले जाए। सलमा ने कभी वनीज़ा और अपनी बेटियों में फ़र्क नहीं किया था। वनीज़ा को भी अपनी औलाद की तरह ही प्यार करती थी। इनकी सास तो ले जाना चाहती हैं, मगर वनीज़ा भी के ससुर में बहुत अकड़ है। मुझे नहीं लगता कि कभी लेके जाएं। दुरीबा ने अभी तक वनीज़ा के ससुर को देखा नहीं था, मगर इनका गायबाना तारुफ जिस तरह का था उसने वैसे ही अंदाज़ा लगा लिया था। वो अपने असूलों से हटने वाले नहीं थे, क्योंकि शहरयार को अभी तक घर से बाहर किया हुआ था, जबकि वो ऑफिस के तमाम मामलात देख रहे थे। फिर भी उन्होंने ज़रा रियायत नहीं बरती थी। अरे कब तक नहीं ले जाएंगे? अपनी औलाद की जो मोहब्बत होती है वो हिला के रख देती है। एक ना एक दिन वो मजबूर हो जाएंगे। सलमा के लहजे में वसूख था। उनकी हर पल यही दुआ थी कि वनीज़ा को उसके ससुराल वाले घर ले जाएं। ये अमीर लोग भी अपनी नाक ऊंची रखते हैं, चाहे औलाद इन्हें ज़मीन पर ले आए। इनके बेटे ने गरीब लड़की से शादी कर ली, वरना उन्होंने तो मिल ऑनर की बेटी से बात तय की थी। दुरीबा को शहरयार के बारे में सब इल्म था। वो किसी शिराजी साहब की बेटी से मंसूब थे और अब इनके वालिद छोटे बेटे के पीछे पड़े थे। वो कर ले शादी, तुम दुआ किया करो अल्लाह इन्हें नेक हदायत दे। इन्हें यूं दुरीबा का इस तरह तेज लहजे में बोलना अच्छा नहीं लगा था। वो तो अपने बच्चों को यही तरगीब देती थी, बुरे के भी बुरा नहीं कहो, बल्कि उसकी हिदायत की और बेहतरी की दुआ मांगो। मैं तो सच बात कह रही हूँ। मैं स्कूल के बच्चों की होमवर्क कॉपियाँ चेक करके रही थी। सलमा ईशा की नमाज़ पढ़ने उसके कमरे में आ गई थी। अरीबा से कहो खाना लगा ले, तुम्हारे अब्बू आगे होंगे।
وہ जय नमाज उठाकर कमरे से निकल गई थी। दरीबा ने किचन में खुद ही जाके जायजा लिया। अरीबा तो टीवी के आगे बैठी थी और वजदान कंप्यूटर पर मसरूफ था। अरीबा, अब्बू आ गए हैं, खाना तो लगा लो, अब्बू के साथ कोई साहब आए हैं। वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, कह रहे थे वो इनके साथ खाना लगाएं, खाएंगे। उसने टीवी पर निगाह मरकूज के तफसील से उसे बताया। कौन है? दरीबा को तजस्सुस हुआ, पता नहीं, ये तो इनके जानने के बाद ही पता चलेगा। दरीबा और अरीबा ने खाने के लिए बर्तन वगैरह सेट करके वदनान से खाना लगवाया और खुद वो लोग बरामदे में दस्तरखान लगा के खाने बैठ गई थी। अम्मी कौन आया था? उसने इनके जाने के बाद पूछा। तुम्हारे अब्बू के कोई जानने वाले थे, अपने बेटे के लिए बात कर रहे थे। वो सादगी से उसे बताने लगी, जबकि उसके चतुओं पर गहरी सोच के बल पड़ गए। कैसी बात? हर बात के पीछे पड़ जाती हो, मेरी भी मत मारेगी जो तुमसे करने लगी बात। वो किचन से निकलकर जाने लगी थी। दरीबा किचन समेट के बाहर आ गई। सलमा अंसर अली से बातों में मसरूफ थी। दरीबा को खतरे की घंटी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब्बू और अम्मी को उसकी रात दिन फिक्र जो थी। क्या बात है बजो? अरीबा ने ऐसे सोचों में मुस्तगरिक देखा जो बेड के सिरे पर टिक गई थी। कुछ नहीं, तकिया सीधा किया और लेट गई। कुछ तो है, वो उसके करीब आ गई। अरे बाबा कुछ नहीं है, जाओ अपनी जगह पर जाकर लेटो, और हाँ मेरे सुबह के लिए कपड़े प्रेस कर देना। उसने साथ ही हदायत दी, क्योंकि अरीबा से जान छुड़ाने के लिए यही समझ आया। मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, खैर कोई बात नहीं। वो मैनिखेजी से मुस्कुराई, अलमारी से उसके लिए कपड़े निकालने लगी। वनीसा की जब से शादी हुई थी वो डर गई थी और शादी के नाम से ही खौफ आने लगा था। पता नहीं किस तरह के लोगों से पाला पड़े, और इसमें तो बर्दाश्त का मादा ही नहीं था। कैसे ससुराल वालों को फेस करेगी? गलत बर्ताव, बेतरतीबी उससे बर्दाश्त ही नहीं होती थी, और उसके लिए रिश्ते आखिर प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन के ही क्यों आते थे? गरीब होना इतना बड़ा जुर्म ठहरा कि गरीब घर की लड़की किसी अमीर लड़के को ख्वाब नहीं देख सकती थी। शहरयार ने ऑफिस के तमाम मामलात पहले जैसे कर दिए थे, वरना सारा बिजनेस ही खसारे में जा रहा था। हसन अहमद को उसके आने से इत्मीनान हो गया था, मगर अना और जिद की वजह से शहरयार से तारीफी कलमात भी नहीं कह रहे थे। वो इनसे सिर्फ नपी तुली गुफ्तगू करते। बाबा भाईजान की सजा में अब तो कमी कर दें, कैसे वो आपकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। वासिकी ने एहसास दिलाने लगा, शहरयार को जितनी सजा देनी थी वो दे चुके। तुमसे मैंने कुछ बात की थी, मेरी बात का तुमने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? वो ऐसे बन गया जैसे वासिक की बात की कोई अहमियत ही ना हो। जकिया तो हसन अहमद के आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं रखती थी कि वो शहरयार की हमायत में कुछ बोले, मगर हसन अहमद ने इन्हें शहरयार के घर जाने से मना नहीं किया था। पोती की खबर सुनकर भी वो सपाट ही थे, जैसे इन्हें कोई परवाह और फिक्र नहीं। मेरी बात का जवाब दो, तुमने क्या सोचा शिराजी की बेटी के बारे में? बाबा आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? सुन ली तुम्हारी बात, अब तुम मेरी बात का जवाब दो। वो नरूठेपन से गोया हुए। बाबा फिर आप मेरी बात के जवाब में कुछ नहीं कहेंगे? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि शिराजी की बेटी से शादी करोगे या नहीं? इनका लबो लहजा सख्त और दुश्यत हो गया। इन्हें इस वक्त अपनी अना और इज्जत और जिद अजीज थी, औलाद की मोहब्बत और खुशी का सोच ही नहीं रहे थे। मैं ये शादी नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी और से करूँगा, जब तक भाईजान और भाभी को इस घर में इनका मुकाम नहीं मिलेगा। मुझ पर हर तरह की खुशी हराम है। वो ये कहकर उठ गया। जकिया बेगम का हाथ उसे रोकने के लिए हवा में ही मुअल्लक रह गया। ऐसी जिद्दी और नाफरमान औलाद मैंने नहीं देखी। जैसा बड़ा बेटा है ये भी उसके नक्शे कदम पर चलेगा। वो बहुत ज़्यादा बरहम हो रहे थे, मगर अंदर से इन्हें लग रहा था कुछ टूट रहा हो, वो अकेले रह गए हों। जकिया बेगम हसरत और अफसरदगी से मगमूम लब कुचल रही थी। आपकी भी इतनी जिद और अना ठीक नहीं है। एक बेटे को तो दूर कर दिया, उसे भी दूर कर दें। क्यों ज़बरदस्ती के रिश्ते बांध रहे हैं? वो रोहानसी हो रही थी। हसन अहमद को जैसे चुप लग गई। अपने बिजनेस की भेंट अपनी औलाद को चढ़ा रहे हैं। अरे हमारी जमा पूंजी यही तो है, क्यों इनका खून कर रहे हैं? वो रो दी। प्लीज़ जकिया स्टॉप इट। वो इन्हें तेज़ लहजे में खामोश होने का कह रहे थे। कब तक चुप कराएंगे मुझे? हमें अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, चली जाऊंगी मैं भी यहाँ से। वो रोने लगी। हसन अहमद सर हाथों में थाम कर रह गए। कहाँ चली जाओगी? अपने बेटे के पास, क्योंकि आपके घर में जब मेरे बेटे के लिए जगह नहीं तो मेरी भी जगह नहीं होगी। आपको तो अपनी मनवाने की आदत है, जब हम सभी नहीं रहेंगे तो किससे मनवाएंगे अपनी? वो आज बहुत दुख और तासुब से इनको एहसास दिला रही थी। बेटे का इतना बड़ा जुर्म है कि इसे इसके घर में आने की इजाज़त नहीं है, और अब दूसरे बेटे को भी खोना चाहते हैं। जकिया खामोश हो जाओ। तुम्हारे मुंह में जो जुबान है ये तुम्हारे छोटे बेटे की है। वो बाहर मुल्क से पढ़ के आया है तो अब हमें पढ़ाने चला है। वो जैसे इरादा बांध के बैठे थे, वो अपने फैसलों के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, बल्कि अटल फैसला था इनका। इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़ेगा। वासिक अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है। शहरयार ने सारा काम संभाल लिया, अब तो इसे बख्श दे। मैंने नहीं कहा था वो आए संभाले। आप इतने कठोर और संगदिल नहीं बने। औलाद को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे। सज़ा उसने खुद तजवीज़ की है, मेरे फैसले और असूलों के खिलाफ गया है, और मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूँ। शिराजी से मैंने वादा किया था उसकी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी।
जब बेटा ही नहीं रहेगा तो किसे ब्याहेंगे? वो भी झटके से उठी। इस खाली घर में ले आए बहू। वासिक इन दोनों की गुफ्तगू बाहर कॉरिडोर में खड़ा सुन रहा था। वासिक, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जो बाबा कहते हैं मान लो। भाईजान, ये आप कह रही हैं? वो 2 दिन से इधर ही रह रहा था। उसने बाबा की जिद और तमाम बातें इन्हें बता दी थी। जबरदस्ती के रिश्ते कभी मजबूत नहीं रहते। और भाईजान, मैं शिराजी अंकल की बेटी से मिला हूँ। इसका कोई इरादा नहीं मुझसे शादी करने का। वो एक पर्सनल काम के सिलसिले में शिराजी अंकल की बेटी से मिला था, जो थी तो मुख्तलिफ लड़की, मगर उसकी बातों से वासिक ने यह अंदाज़ा लगाया था वो किसी और को पसंद करती है। मैं बाबा का हुक्म नहीं मान सका। तुम ही इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। वनीसा ने चौंक कर सर उठाया। वो भी आयशा को उठाए इधर ही आ रही थी। उसने शाहयार के लहजे की अफसरदगी भी महसूस की थी। आपको मैं इजाज़त देती हूँ, आप बाबा की बात मान लें। दोनों ने ही चौंक कर आवाज़ पर देखा और इनके सामने ही खड़ी थी। भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है? वासिक कौ से उठ बैठा। इन्हें एहसास हो रहा है ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप गलत समझ रही हैं। लाइए आयशा को दें, आज अम्मी आएंगी अपनी पोती को देखने। वो दूसरी बात करने लगा। आयशा नाम भी ज़किया बेगम ने रखा था। अभी वनीसा का 1.25 महीना नहीं हुआ था। ज़किया बेगम घर से खाना पकवा के भेज रही थी, जबकि दुर्यवा भी आती रहती थी। वो भी खासे काम करके जाती थी। वासिक, बाबा जो कहते हैं मान लो। देखिए भाभी, शिराजी अंकल की बेटी शादीशुदा और एक बच्ची के बाप से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। उसने आयशा से खींचना शुरू कर दिया था। अभी वो चंद दिनों की थी, ज़्यादातर सोती रहती थी। तुम इन बातों को नहीं सोचो। मैं वासिक को समझा रहा हूँ कि वो बाबा की बात मान ले। और फिर कल से ये यहाँ है, बाबा क्या सोचते होंगे। शाहयार ने झट वनीसा के जहन को साफ किया, जो शायद कुछ उल्टी सीधी सोच रहा था। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात ख़त्म करके आया हूँ। इसी दौरान डोरबेल बजी। अम्मी होंगी। वासिक ने आयशा को कैरियर में कार्ट में लेटाया और उसे झुलाने लगा। ओहो भाई, आज तो बड़े बड़े लोग तशरीफ़ लाए हैं। वनीसा की चची अपनी दोनों बेटियों के साथ आई थी। वासिक दुरीबा को कासनी लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में मलबूस देखकर शौक हो गया और वो घुर कर रह गई थी। कैसी है गुड़िया? दुरीबा ने उसे गोद में उठाया। गुड़िया का नाम आयशा रख दिया गया है, वासिक ने मुस्कुराते हुए बताया। वाह, बहुत प्यारा नाम है। उसने उसकी रुई जैसे गालों पर प्यार किया। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? चची जान ने वनीसा से पूछा। सर में बहुत दर्द हो गया था, रात को डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी थी, वो खाई तो ठीक हो गया। दुरीबा, किचन तो आपको संभालना पड़ेगा, चाय वगैरह बना लो। शाहयार ने मुस्कुराकर उसे कहा। भाई रुक जाए, मैं खुद बना लूँगी, वनीसा ने इन सब के बैठने के बाद कहा। भाभी बना दें, चाय का बहुत मूड हो रहा है। वासिक चाय का सुन के रह नहीं सका, जबकि 2 दफ़ा खुद बना के पी चुका था। वासिक, इतनी चाय नहीं पियो। क्या तुम बाहर भी इतनी ही चाय पीते थे? नहीं, मैं वहाँ इतनी नहीं पीता था, बस मुझे वैसे ही पीनी है। उसकी मैंने खैज ने कहा दुरीबा पर पड़ी और वो लब भींचे बैठी थी। दुरीबा किचन में थी। ज़किया बेगम भी आ गई थी। चची जान की इनसे बातें शुरू हो गई थीं। खाना पकाना आता है? वो मौका देख के किचन के बाहर काउंटर के साथ खड़ा हो गया। दुरीबा चिकन का कोरमा पका रही थी, जबकि ज़किया बेगम घर से भी खाना लाई थी। वासिक की फरमाइशी लिस्ट इतनी लंबी थी, इन्हें आते आते भी इशा हो गई थी। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है? उसने बेरुखी और नागवारी से तंजिया जवाब दिया। अक्सर लड़कियां काम वगैरह से भागती हैं, वो आप जैसे अमीर घरानों की लड़कियां भागती हैं। वो बदस्तूर काम में मुनहमक थी, मगर वासिक की मौजूदगी हाथ पैरों में कपकपाहट पैदा कर रही थी। जब से आई थी इस वक्त से ही ऐसे ही उसे ही नोट कर रहा था। आप कैसे कह सकती हैं? वासिक मुस्कुरा दिया। मोहतरमा खासी खाइफ है अमीर लोगों से, वो सोच भी रहा था। मैं कैसे कह सकती हूँ, क्या ये सच नहीं? वो अपना आंचल शानों पर बराबर करते पुश्त फेरे काम में मगन थी। जब तक आपको किसी बात का पता ना हो, उस पर श्योर नहीं रहना चाहिए। वासिक को बखूबी अंदाज़ा हो रहा था वो अमीर लोगों को खासा नापसंद करती है। आप प्लीज़ मुझे फजूल बातों में नहीं उलझाइए, अपना काम कीजिए। दुरीबा का लहजा नागवार और तल्ख हो गया। वासिक को ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता दिल में घर करती हुई लग रही थी। उसे ऐसी ही साफ गो और बनावट और तसना से मबरा लड़की पसंद थी। मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ। उसके करीब आके फ्रिज खोला तो दुरीबा उछल गई। मसूर कुन महक उसके नथनों से टकराई तो वो घबरा कर पीछे हो गई। दुरीबा, रोटियां नहीं पकाना, मैं बाजार से मंगवा लूँगी। वनीसा भी किचन में चली आई। वासिक मुस्कुराता हुआ ड्राइंग रूम में चला गया। मैं पका लूँगी। वो जान के भी रोटियां खुद पकाना चाह रही थी ताकि वासिक को मौका ना मिल जाए। मैं इसके मतलब क्यों सोचने लगी। झट अपना सर भी झटका था। वनीसा का 1.25 महीना भी गुजर गया था। शाहयार की मसरूफियत बिजनेस में बढ़ गई थी। हसन अहमद उससे कोई बात नहीं कर रहे थे, मगर वो अपना काम मुस्तद्दी से कर रहा था। क्या बात है, आज ज़्यादा थकन हो रही है? वनीसा ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, नहीं तो बस यूं ही। वो फिर दराज हो गए। ये आयशा किधर है? झट उठकर भी बैठ गए। वासिक घर ले गया है, उसने मुस्कुरा के बताया। अरे यार, तुमने क्यों भेजा? बाबा का गुस्सा देखा है? और फिर वो इतनी छोटी सी है, बार बार फीड करती है। शहरयार को तो बेटी की फिक्र होने लगी।
सारा सामान साथ दे के भेजा है। अम्मी का भी दिल कर रहा था देखने को, वो खुद भी संभाल लेती हैं, आप परेशान नहीं हो, वो इत्मीनान दिलाने लगी। तुम कैसी माँ हो, एक नन्ही सी बच्ची को भेज दिया। वो नाराज होने लगे। वो नन्ही सी बच्ची अपने घर वालों के पास गई है, मुझे ये खुशी है। और देखिएगा, आपके बाबा भी अपनी पोती से मुंह नहीं फेर सकेंगे। वो इनके करीब ही बैठ गई। अल्लाह करे ऐसा ही हो, उन्होंने दिल में दुआ की। अच्छा बात तो सुनिए, वो शिराजी अंकल की बेटी का मामला कहाँ तक पहुँचा? उसने फिर पूछा। वासिक बता रहा था बाबा को चुप लगी हुई है। वासिक तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इससे शादी के लिए, वनीजा ने पुरसोच अंदाज में कहा। आज ऑफिस में शिराजी अंकल बाबा से पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। दोनों मीटिंग रूम में बैठे थे। फिजा भी आई थी, वो भी काफ़ी देर में गई। शिराजी अंकल और फिजा का मूड कुछ ख़राब था। आपको नहीं पता क्या बातें हो रही थीं। वनीजा किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ज़रूर शादी ही का मौजू होगा, मैं कैसे पता लगाता? वासिक होता तो वो पूछता। शिराजी अंकल के जाने के बाद से ही बाबा को चुप लगी थी। शहरयार को फिक्र भी हो रही थी वो पार्टनरशिप ना तोड़ दें। अच्छा एक बात तो बताएं, आपके बिजनेस में इनका कितना % हिसाब बनता है? उसने पूछा। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं तो शुरू से ही बाबा से यही कहता आ रहा था कि किसी की भी पार्टनरशिप नहीं रखें, हमें ज़रूरत भी क्या है। अल्लाह का शुक्र है वो कदर तौक़ुफ़ के बाद गोया हुए। शिराजी अंकल को अपने बिजनेस में खसारा हुआ था। वो ज़बरदस्ती बाबा के पीछे पड़ गए कि मुझे भी शामिल कर लो। बाबा ने दोस्ती की वजह से शामिल किया था, लेकिन मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उन्होंने बातों से अंदाज़ा कर लिया था कुछ न कुछ होने वाला है। अरे तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? मेरा सेल दो, मैं अपनी बेटी का पता करता हूँ। वो रो तो नहीं रही? शहरयार को अपनी बेटी आयशा की फिक्र हो रही थी। वनीजा मुस्कुराने लगी। वो फिर अपने अधूरे काम समेटने लगी। खाना वो दिन में पका लेती थी, 2 लोगों का पकाना भी कौन सा ज़्यादा होता था। वासिक अगर आता तो वो ज़्यादा एहतमाम करती थी। नन्ही आयशा काट में लेटी टुकड़ टुकड़ सब तरफ देख रही थी। घर की मुलाजमा उसके पास बैठी हुई थी। जकिया उसका दूध बनाने गई हुई थी। हसन अहमद की निगाह उस पर बार बार पड़ रही थी। खून जोश मार रहा था। ऑफिस से वो कितने उलझे हुए आए थे, मगर इस नन्ही गुड़िया को देखकर ऐसा लग रहा था सब भूल गए हों। कब तक निगाह चुराते? आखिर को वो उसके पास आकर बैठ गए। मुलाजमा उठकर चली गई। जकिया बेगम ने हैरानगी से देखा। आयशा को वो गोद में उठाए हुए थे। जकिया बेगम पर तो शादी मर्ग तारी हो गया। उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया। हसन अहमद पोती को सीने से लगाए हुए थे। बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ के कहाँ चली गई थी? वो बरहम होने लगे, मगर उनके चेहरे से ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो ज़बरदस्ती बशाशत दिखा रहे थे। फिडर बनाने गई थी। इस नामाकुल की बेटी बहुत प्यारी है। उन्होंने बच्ची के माथे पर प्यार किया। वासिक भी झूमता हुआ आ रहा था। शहरयार से सेल पर बात हुई थी। वो आयशा के लिए फिक्रमंद हो रहे थे। नन्ही सी बच्ची को उसकी माँ से इतना दूर रखा हुआ है। वो खफगी से निगाह चुरा के गोया हुए। बाबा आपने भी तो एक बेटे को उसकी माँ बाप से दूर रखा हुआ है। वासिक का ऐसा गैर मुतवक्को जुमला सुनकर वो लाजवाब हो गए। जकिया बेगम आंखों आंखों में उसे तंबीह करने लगी। ये बात कहने वाले तुम क्या हमारे बाबा होते हो? तुमने मेरी कौन सी मानी है जो वो खुद को दूर किए हुए वहाँ बैठा है? वो दुर्शत लहजे में खासे बिगड़े अंदाज में बोल रहे थे। वासिक जुज़बुज़ हो गया, मगर फौरन ही संभल गया। बाबा मैं तो आपकी बात पर कह रहा था, भाईजान की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, इज्जत से शादी की है और देखिए कितनी प्यारी इनकी बेटी है। उसने फीडर पीती आयशा को प्यार किया। ये बच्ची इसका कोई कारनामा नहीं है। हमारे ख़ानदान में सभी प्यारे हैं। वाह बाबा आप तो हार भी मानते हैं और अपनी अना भी मुकद्दम रखते हैं। वो सोचने लगा, जाओ जाके बच्ची को दे के आओ और इस नामाकुल से कहना आइंदा इसे माँ के बगैर नहीं भेजे। बाबा फिर आपकी इजाज़त है, भाईजान को यहाँ ले आऊँ? जकिया आपके दोनों बेटे निकम्मे और बेकार हैं, इन्हें बाप का ज़रा ख्याल नहीं है। अब जकिया पर अपना नजरा गिराने लगे। नहीं बाबा ऐसी बात नहीं करें, हमें आपका बहुत ख्याल है, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हसन अहमद के कदमों में बैठ गया। वो अपने बाप को ऐसा रंजूर और मलूल कभी नहीं देख सकता था। हमेशा दोनों ने अपने माँ बाप का ख्याल किया था, मगर शहरयार ने जिन हालात में शादी की थी ये भी उसने किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए की थी। आप गुस्से को दूर फेंक के देखें तो बाबा आपके दोनों बेटे आपकी तरबियत पर चल रहे हैं। भाईजान ने किसी लड़की को अगर इज्जत दी तो क्या बुरा किया? आप भी तो हमेशा दूसरों को इज्जत देने की ही तरगीब करते आए हैं। और आप ये भी तो देखें, वनीजा भाभी बहुत सादा मिजाज और सबका ख्याल करने वाली हैं। वहाँ रह के भी आपकी ही फिक्र रहती है। आप अपने आप को मुजरिम समझती हैं कि उन्होंने भाईजान को आपसे दूर कर दिया, वरना हकीकत ये तो नहीं है। वासिक इतने मध्यम लहजे में बोल रहा था, हसन अहमद जैसे कायल हो गए थे। वनीजा और फिजा में यही तो फ़र्क था। वनीजा दूसरों की इज्जत करना जानती थी और फिजा सवाए नखरों के कुछ नहीं जानती थी। हटो यहाँ से, मुझे आराम करना है। वो लब भींच कर यहाँ खड़े हो गए। जकिया बेगम भी आयशा को कार्ड में झुलाकर सुला चुकी थी। उन्होंने अंदाज़ा कर लिया था हसन अहमद बहुत थक गए हैं। प्लीज़ बाबा आप भाईजान को घर आने की इजाज़त दे दें। वो धीमे लहजे में उनसे गोया हुआ। मैंने कभी उसे यहाँ से नहीं निकाला।
وہ تو خود ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ لہجہ ٹوٹا ہوا اور افسردہ لگ رہا تھا۔ بابا کیا بات ہے، آپ بہت اداس ہو رہی ہیں؟ جب جوان بیٹے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیں تو وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ شہریار سے کہو ہماری بہو کو لے کے فوراً آ جائے۔ وہ رکے نہیں، یہ کہہ کر تیزی سے چلے گئے۔ ذکیہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی اور مسرت سے آنسو آ گئے۔ واسق ان کے گلے لگ گیا۔ جلدی جا، ان دونوں کو لے آ۔ ذکیہ بیگم سے اور صبر نہیں ہو رہا تھا۔ عائشہ کو بے اختیار اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ان کی پوتی کی بدولت سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ منیزہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا واسق نے اتنی جلدی مچائی تھی کہ اسے پیکنگ تک نہیں کرنے دی، فوراً انہیں لے آیا تھا۔ چچا اور چچی جان کو بتا دیا تھا۔ دریبا بھی حیران تھی۔ ننھی عائشہ کے گھر میں آتے ہی ایک رونق اور زندگی میں رنگ آ گئے تھے۔ حسن احمد تو پوتی کو دیکھ کر نہال ہوتے رہے۔ دیکھا اپنے بابا کو، بیٹے کی اولاد کے آگے سارا غصہ بھول گئے۔ ذکیہ بیگم نے شہریار سے کہا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور حسن احمد کاٹ میں لیٹی عائشہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ منیزہ ملازمہ کے ساتھ ناشتہ لگوا رہی تھی۔ آج اس کا دوسرا دن تھا۔ گھر میں آتے ہی اس نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا تھا۔ ذرا جلدی ناشتہ کرو، 9 بجے میٹنگ ہے، حسن احمد نے شہریار سے کہا۔ خود اتنی دیر سے پوتی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ یہ تو کب سے ناشتے سے فارغ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہاں میں وہ بس اس کے ساتھ لگ گیا، اس نامعقول کی اولاد ہے ہی اتنی پیاری۔ شہریار جھیم کر مسکرانے لگے۔ منیزہ کی بھی دبی دبی ہنسی نکلی تھی۔ یہ واسق ابھی تک اٹھا نہیں۔ وہ بھائی کے آنے سے اطمینان سے ہو گیا۔ کہہ رہا تھا مجھے آفس کی کسی کام کے لیے نہیں کہا جائے، اس گھامڑ سے کہنا زیادہ پھیلے نہیں۔ حسن احمد ناشتہ کرنے لگے تھے۔ منیزہ بیٹے آپ واسق کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ذکیہ تو حیران رہ گئی۔ بابا وہ بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، کچھ تو آزادی سے گھومنے پھرنے دیں۔ شہریار جھٹ گویا ہوئے۔ اسے بھی جلدی باندھ دیا جائے تو اچھا سے، تاکہ اپنی ذمہ داریوں کو تو سمجھے۔ منیزہ وہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے نا، کیا نام تھا بھلا سا؟ حسن احمد کو جیسے جلدی تھی۔ دریبا، شہریار نے یاد دلایا۔ اس کے لیے بات کرو کیونکہ ایسی ہی لڑکی ٹھیک رہے گی۔ بابا وہ لوگ حیثیت والے نہیں ہیں، مجھے لڑکی سے مطلب ہے، اس کی حیثیت سے نہیں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ منیزہ اور شہریار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیونکہ حسن احمد میں ایسی حیران کن تبدیلی کسی اچھیمبے کا باعث تھی۔ واسق سے پوچھے بغیر بابا یہ سب کرنا مشکل ہے، جب تم ہم سے پوچھے بغیر اپنی شادی رچا سکتے ہو، اس گدھے کی ہم اس سے پوچھے بغیر کریں گے۔ شہریار اور منیزہ جذبوز سے ہو کے رہ گئے۔ ذکیہ بیگم عائشہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بھی ان کی ایسی بات پر خفیف سی ہو گئی تھیں۔ امی بابا تو ساری زندگی یہی تانا مارتے رہیں گے۔ شہریار کچھ افسردہ ہو گئے تھے۔ میں نے تانا نہیں مارا ہے، ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ واسق کبھی اپنی چلائی اور شیرازی کی بیٹی کی بھی مرضی نہیں تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ حسن احمد نے ان کی بات سن لی تھی۔ وہ وضاحت دینے پھر چلے آئے تھے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ رشتہ ہو جائے، میں چچا جان سے ذکر کروں گی، منیزہ نے مؤدب انداز میں کہا۔ اسے حسن احمد سے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا، جبکہ انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر واسق کے لیے چچا جان سے دریبا کے لیے کہنا یہ تو بہت ہی حیران کن بات تھی۔ واسق کی صبح 10 بجے ہو گئی تھی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ٹی وی دیکھنے لگا تھا۔ منیزہ اور ذکیہ نے اسے بات کر لی تھی۔ وہ تو بیٹھے سے اچھل گیا تھا۔ بھابھی آپ کی کزن مان جائے گی، اس کی تو خواہش بن کہے پوری ہو رہی تھی، اسے کیا چاہیے تھا؟ تمہیں اعتراض نہیں کیا؟ منیزہ کو حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ واسق امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تھا، اس کی تو سوچ ہی کچھ اور ہوگی، مگر دریبا کے لیے رضامندی دینا یہ انہونی بات تھی۔ میں تو چچا اور چچی جان سے بات کروں گی، وہ جو فیصلہ کریں گے اسے ماننا پڑے گا۔ واسق کو بدگمان ناراض سی دریبا نے اول روز سے ہی متاثر کیا تھا۔ وہ صاف گو لڑکی تھی اور بناوٹ اور تسنا سے پاک تھی، اور لڑکیوں کی طرح اس میں اٹھلانا اور اترانا نہیں تھا۔ بابا یوں اچانک سے فیصلہ دیں گے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ خود سے ہم کلام تھا۔ رات میں ہی ذکیہ بیگم منیزہ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ واسق گھر میں تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا کیا جواب ملتا ہے۔ اسے اندازہ تو تھا وہ لڑکی اتنی جلدی مانے گی نہیں، کیونکہ امیروں کے خلاف اس کے دل میں زہر جو بھرا ہوا تھا، وہ بھی اس لیے کہ منیزہ کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ اس سے بدگمان کرنے کو کافی تھا۔ دریبا تو حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بس ایک بات سوچی تھی کہ کیا غریبوں کی لڑکیوں کے لیے امیر گھروں سے رشتے نہیں آ سکتے، اور جب کہ انجانے میں سوچی گئی اس کی یہ بات سچ بھی ہو گئی تو وہ بیکل اور پریشان تھی۔ واسق احمد کا رشتہ یعنی منیزہ کے دیور کا رشتہ، وہ جانتی تھی وہ کتنے بڑے لوگ ہیں، پھر بھی عام سے لوگوں میں رشتہ بھیج دیا۔ مگر جب سے منیزہ کی شادی ہوئی تھی وہاں اس کے سسر نے تو بے دخل ہی کر دیا تھا۔ وہ کب بھولی تھی وہ سب منیزہ کو شہریار نے الگ فلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ شہریار کے بابا سے کچھ متنفر سی ہو گئی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے زبردستی یہ رشتہ بھیجا گیا ہو، اور وہ اتنے بڑے گھر میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بجو کب سے سوچے جا رہی ہیں، اب رہنے بھی دیں۔ عریبہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، وہ چلی گئی۔ آپ کو امی بلا رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ اس نے دیکھا 9 بجنے والے تھے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ خیریت ہی ہوگی۔ دریبا اپنا زرد آنچل قرینے سے شانے پر ڈال کر امی کے کمرے میں آئی۔ ابو بھی جیسے اس کے منتظر ہی بیٹھے تھے۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ انصر علی نے اسے سامنے والی
चेयर पर बैठने को कहा। सलमा ईशा की नमाज के बाद की तस्बीह पढ़ रही थी। दरीबा खामोश सी घबराई घबराई बैठ गई। बेटा देखो, मैं लंबी चौड़ी तमहीद बिल्कुल नहीं बांधूंगा। इस रिश्ते पर अगर तुम्हें एतराज़ नहीं हो तो मैं जवाब दे दूं। दरीबा सांस रुकने लगा। इतनी जल्दी में फैसला, और वो जो पिछला प्रपोजल था उसे भी तो कोई जवाब नहीं दिया था, फिर इसके लिए इतनी जल्दी क्यों? जी, आप ना का जवाब दे दें। उसने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ा। बेटा, मैं तो रजामंदी दे रहा था, इससे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। अबू, रिश्ता अगर बराबर वालों में किया जाए तो अच्छा है, हमारी हैसियत नहीं हम इनका मुकाबला करें। उसने समझदारी से माकूल वजह के साथ इनकार किया था। अंसर अली और सलमा हैरत और इंबसात में मुब्तला एक दूसरे को देखकर रह गए। बेटा, वनीजा बहुत जोर देकर गई है, इनकार नहीं करें। अबू, आप ही के साथ जो हुआ वो तो हमसे मख्फी नहीं। अगर हम हैसियत में इनके बराबर होते तो वो वनीजा आप ही को खुशी खुशी ब्याह के ले जाती। वो इन लोगों से ज़्यादा ही बदगुमान थी। जैसे वो हसन अहमद को एहसास दिलाना चाहती थी, पैसा अमीरी कुछ नहीं होता, इंसान का किरदार और वकार सबसे बड़ी दौलत होती है। आप मुझे मजबूर नहीं कीजिएगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। वो ये कहकर रुकी नहीं, चली गई। मेरी बेटी बहुत हसास है, उसे गवारा नहीं कि कोई उसे गिरा हुआ समझे। अंसर अली पुरसोच अंदाज में गोया हुए। मैं तो चाह रही थी इसकी भी वहीं हो जाए। जब वो राजी नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अंसर अली ने सलमा को समझाया। सलमा को रात दिन अपनी दोनों बेटियों की फिक्र थी। बेटियां एक फ़र्ज़ और जिम्मेदारी होती हैं जो पूरी करना होती है। वासी को जब उसके इनकार की वजह का इल्म हुआ तो वो तो सन्नाटे में आ गया। हसन अहमद भी जुज़वुज़ हो गए। उन्होंने खुद फिर दरीबा से बात करने का सोचा और वो अंसर अली से मिलने चले आए थे। चलो, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं, बज्जो। ये क्या हो रहा है? दरीबा के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो यूं इस तरह आ जाएंगे। तुम्हारे इनकार की वजह से इन्हें समझ नहीं आई, इसलिए बाबा खुद से चल के आए हैं। वनीजा उसके बालों को हाथ से संवारने लगी। बच्चों, आप मेरी बात को समझिए, मैंने कुछ सोच के ही इनकार किया है। वो तो बौखलाई और सिर पटा गई थी। मनीषा इसकी कोई बात सुने बगैर ड्राइंग रूम में ले आई थी, जहाँ ज़किया बेगम और शहरयार भी मौजूद थे। उसने सलाम किया और झिझकती हुई घबराई हुई अम्मी के साथ ही बैठ गई। बेटा, हमें आपके इनकार की ये वजह कुछ समझ नहीं आई। रिश्ता बराबर वालों में ही अच्छा लगता है, ये बात तो ठीक है, और हम इसीलिए रिश्ता करने आए हैं। हसन अहमद को उसकी साफ गोई अच्छी लगी थी। उसकी निगाहें शर्मो हिजाब की वजह से झुकी हुई थीं। हसन अहमद के अपनायत से पुर लहजे पर तो साफ यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं कोई शुरू से पैसे वाला नहीं था, मैं भी आप लोगों की तरह था, बस किस्मत ने साथ दिया, मेहनत की और रंग लाई। आज मैं इतना एस्टेब्लिश हूँ सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से। मैं रिश्ता अपने बराबर वालों में ही कर रहा हूँ। अगर आप इसलिए परेशान हैं कि मैंने वनीजा बेटी को बहुत तस्लीम नहीं किया था, इस वजह से नहीं कि यह गरीब थी, बल्कि इसकी वजह यह थी कि शहरयार ने मुझे बताए बगैर शादी की, और मैं अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के लिए ज़ुबान दे चुका था। बस मुझे अपनी बात का पास था। सारी नाराज़गी की वजह भी यही थी। उन्होंने तफसील से सारी बात बताई। अंसर अली, अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए ज़किया, आप हमारी बेटी का मुंह मीठा करवाएं। अंसर अली भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने बात ही इतनी आसानी से क्लियर कर दी थी। इनकार की कोई वजह ही नहीं बनती थी। दरीबा के मुंह से तो लगता था अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। बारी बारी उसका सबने ही मुंह मीठा करवाया था। वनीज़ा बहुत खुश थी। हसन अहमद ने तो शादी की तारीख भी जल्दी की सेट कर ली थी, क्योंकि वो शायद समझ गए थे दरीबा कोई भी बात ले के इनकार न कर दे। हसन साहब, इतनी जल्दी? अंसर अली घबरा गए। अंसर अली, नेक और अच्छे कामों में देर नहीं, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। वो मुस्कुराते इनके हाथों को थाम के गोया हुए। ज़किया बेगम ने दरीबा के हाथ में अपने सोने की 2 चूड़ियाँ भी पहना दी थीं। चचा जान, दरीबा को हम बहुत प्यार से लेकर जाएंगे, आप परेशान नहीं हो। वनीज़ा ने भी इन्हें तसल्ली और इत्मीनान दिलाया। दरीबा अंदर अपने कमरे में बैठी कलस रही थी। पता नहीं क्यों इसे ऐसे भी लगता था कि वासिक के 10-12 चक्कर तो ज़रूर होंगे गोरी मेमों के साथ। अगर शादी के बाद कोई अफेयर सामने आ गया, वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मुसलसल लब को चल रही थी। अरीबा उसे छेड़ रही थी, उसे भी डांट के भगा दिया था। 2 माह के बाद की तारीख फिक्स कर दी गई थी। इसकी तो हालत ही गैर होने लगी। वासी को बाबा के इस इकदाम पर बहुत खुशी हुई थी। वो तो सारा मामला ही फिट कर आए थे और वो मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। शहरयार ने इसके सर पर थपकी दी। हाँ हाँ, मुस्कुरा लो, बाद में तो शायद मुस्कुराने के लिए भी सोचना पड़ेगा। शहरयार को दरीबा की सिचुएशन का अंदाज़ा था, इसलिए उसे छेड़ भी रहे थे। क्यों, आपकी साली साहिबा इतनी खौफनाक है कि मुझे डर लगेगा? उसने जेन के बात का तमस्कुर उड़ाया। असूल पसंद और डिसिप्लिन बात है, और तुम बेतरतीब इंसान कोई बात नहीं। आपकी भी तो साली साहिबा की बड़ी बहन ने बेतरतीबी ख़त्म कर दी, दूसरी की भी करने दें। अपने भाई पर जुल्म। वो कारपेट पर फ्लोर कुशन के सहारे लेटा स्क्रीन पर निगाह जमाए डिस्कवरी चैनल देख रहा था। दोनों एक दूसरे को लुकमा देते रहे। फिर बाबा आ गए तो दोनों ही मुअद्दब हो गए। साहबजादे, आज आपका भी ऑफिस में होना ज़रूरी है। जी जी। झट रिमोट से टीवी ऑफ किया
اور اٹھ بیٹھا۔ شہریار مسکرانے لگے۔ سنیے، گھر کی گاڑی تو خراب ہے، آپ آفس کی گاڑی اور ڈرائیور بھیج دیجیے گا، بازار جانا ہے ونیزا کو اور مجھے۔ امی پلیز ماسی کو بھی ساتھ لے کے جائیے گا، عائشہ کو سنبھال لے گی، آپ دونوں پریشان ہوں گی۔ ونیزا کی نہیں سنیے گا، شہریار کو اپنی بیٹی کا بہت خیال رہتا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ماسی کو ساتھ لے کے جاؤں گی، انہوں نے تسلی دی۔ واسق کی شادی کے وہ جلدی جلدی شاپنگ کر رہی تھیں کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور وہ اس کی شادی پر اپنے سارے ہی ارمان نکالنا چاہتی تھیں۔ تیاریوں میں احساس ہی نہیں ہوا شادی کے دن آ گئے۔ مایو مہندی کی رسم ایک ہی دن کر لی تھی۔ شادی اور ولیمے کا فنکشن تھا جس پر حسن احمد نے اپنے خاصے دوست و احباب کو بھی بلایا تھا۔ ادھر دریبا کا دل جانے کیوں وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ زکیہ بیگم نے اس کی بڑی شاندار بنائی تھی، سارے رشتہ دار حیران تھے۔ شادی کے سرخ لہنگے میں میچنگ جیولری میک اپ میں اس کا حسن تو نکھر گیا تھا، اس پر روپ بھی خوب چڑھا تھا۔ انصر علی اور سلمہ نے تشکر بھرا سانس لیا اور اللہ کا بھی شکر ادا کیا تھا کہ ان کی بیٹی کا بھی نصیب کھل گیا تھا۔ واسق شہزادوں کسی آن بان لیے اسے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ دریبا کا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا، اس کے پاؤں بھی سن سے پڑ رہے تھے۔ ونیزا، تم اسے بیڈ روم میں لے جاؤ، میں کھانے وغیرہ کے لوازمات ماسی کے ہاتھ بھیجتی ہوں، زکیہ بیگم نے کہا۔ بارات کے ساتھ جو مہمان آئی تھے زکیہ بیگم پہلے انہیں رخصت کرنے چلی گئی تھیں۔ خوبصورت سا بیڈ روم، مسحور کن خوشبو، گلاب، موتیے اور دنیا جہاں کے پھول جتنے بھی تھے لگتا تھا سارے ادھر ہی تھے۔ واسق لگتا ہے خاصا رومانٹک ہے، جب یہ بیڈ روم دیکھو کتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کروایا ہے۔ ونیزا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دریبا سکڑ سمٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، جانے کیوں اسے ایسا احساس ایسے ہی لگ رہا تھا واسق نے حسن احمد کے دباؤ میں شادی کی ہے اور اس کے 10,000 چکر ہوں گے۔ بھابھی جی، وہ عائشہ رو رہی ہے، شہریار بھائی بلا رہے ہیں، ماسی لوازمات سے پور ٹرے اندر لائی تھی۔ پیچھے پیچھے واسق بھی مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ دریبا کا دل دھک دھک کرنے لگا، ہنائی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ اس نے زوردار انداز میں کھنکارتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ماسی کے جاتے ہی اس نے کمرہ بھی لاک کر لیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھنے ہی والا تھا، واسق کا سیل بیپ دینے لگا۔ اس وقت کون ہے؟ اس نے شیروانی کی پاکٹ سے سیل نکالا۔ اسے اس وقت فون کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ بڑبڑایا، 1 منٹ ابھی آیا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ضرور کوئی پرانا افیئر ہوگا۔ وہ دانت پیس کر اپنے اندر کی انتشار کو روکنے لگی۔ آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا، واسق نہیں آیا۔ وہ اٹھی اور اپنے کپڑے اٹھا کر چینج کرنے چل دی۔ واسق اندر آیا تو اسے حیرانی کا جھٹکا لگا۔ جیولری گجرے سارا کچھ بیڈ پر پڑا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ دریبا کو پنک قمیض شلوار میں دیکھ کر وہ تو غصے میں آ گیا۔ اس نے تو اس کا عروسی روپ ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ پورا وقت وہ یہی سوچتا رہا اور خوش ہوتا رہا، آرام سے استحقاق سے وہ روبرو اپنے بیڈ روم میں دیکھے گا۔ کیا وہ انجان بنی؟ دریبا، ہماری آج شادی ہوئی۔ آج ہماری آگے بولتے بولتے رک گیا کیونکہ وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ یہ اپنے آپ کو سمجھ کیا رہی ہے؟ وہ بھنا کے رہ گیا اور خود بھی چینج کر کے آ گیا۔ وہ تل ملا رہا تھا مگر ضبط کیا ہوا تھا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ کو خود پتا ہوگا کون اچھا اور برا کر رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہراساں ہوا۔ سوری، میں تھکی ہوئی ہوں۔ وہ منہ لپیٹ کے لیٹ گئی۔ واسق ان ساری باتوں کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ ابھی تک ان لوگوں سے خائف ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے۔ دیکھتا ہوں کب تک تم مجھ سے گریز کرتی ہو۔ میں بھی واسق ہوں، اس نے بھی مصمم ارادہ باندھ لیا تھا۔ دریبا کو زج کرتا رہے گا۔ صبح بہت انوکھی اور نئی تھی۔ واسق نارمل انداز میں سب سے ہی بات کر رہا تھا، البتہ وہ کچھ بجھی ہوئی تھی۔ بیٹا کچھ دیا، آرام کر لو، شام میں پھر ولیمے کے لیے تیار ہونے پارلر جانا ہوگا، زکیہ بیگم نے اسے کہا، جو شاید بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ گھر سے ودان اور اریبہ آئے تھے مگر دریبا ساتھ نہیں گئی تھی۔ ونیزا نے کہا ولیمے کے بعد آ جائے گی۔ اس دوران دریبا کو تو چپ لگ گئی تھی۔ ولیمے میں بھی وہ خاموشی تھی۔ واسق کی سارا وقت چہکتا رہا، اس کے دوست وغیرہ اس سے بھی ملے۔ دریبا زبردستی کی مسکراہٹ سجائے مل رہی تھی۔ ولیمے کے بعد دعوتیں ہونے لگی تھیں۔ پھر حسن احمد نے کہا کہ وہ دریبا کو لے کر گھومنے پھرنے نکل جائے مگر دریبا ہیلو اجت کرنے لگی۔ ارے دریبا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم دونوں کو تنہائی کے پل ملیں گے۔ ونیزا میں نے خیزی سے مسکراتے اسے چھیڑنے لگی۔ وہ اسے کیا کہتی؟ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی کہ واسق کو اپنی کرنے کا موقع ملے۔ ضروری ہے کیا جانا؟ مجھے آپ سب کے ساتھ رہنا ہے۔ واسق نے لب بھینچ کر مسکراہٹ روکی۔ ساتھ تو ساری زندگی رہنا ہے۔ اچھا ہے تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لو گے۔ ونیزا نے عائشہ کو اپنی گود میں اٹھایا۔ بھابھی، آپ کی بہن لگتا ہے ہم سب سے کچھ خائف ہے۔ اس نے کنکھیوں سے دریبا کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے جھٹ کہا۔ کچھ بھی کہو، میں نے جانے کی ٹکٹ کروا لی ہے، کل اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہ فیصلہ سنا کر اٹھ گیا۔ مگر اتنی جلدی کیسے؟ وہ بوکھلا گئی۔ ونیزا اور واسق ہنسنے لگے۔ دریبا جھیم کر رہ گئی۔ اسلام آباد کے مہنگے ترین ہوٹل میں وہ رکے تھے۔ سارا سامان سیٹ کر کے وہ سستانے کے لیے بیڈ پر لیٹا۔ دریبا اسے دیکھنے لگی، کتنے آرام سے وہ لیٹ گیا تھا۔ تم بھی آرام کر لو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کلس کے رہ گئی۔ ایسے کب تک کرو گی؟ اور
क्यों कर रही हो? कोहनी टिका के वो उसे इस्तफसार करने लगा। आप ये कंबल मुझे दें, मैं नीचे कारपेट पर सो जाऊंगी। उसने वासिक को सवाल को नज़रअंदाज करके अपनी सूरत ऐसी बनाई जैसे वाकई नींद आ रही हो। इस्लामाबाद की कितनी ठंड है, कराची को नहीं तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। किसी ने कहा था इतनी ठंड में निकलने को? वो उल्टा उस पर गुस्सा करके अपनी झुंझलाहट निकालने लगी। ऐसे ही मौसम में हनीमून मनाया जाता है। वो मुस्कुराकर उसे सुलगाने लगा। दुरीबा ने उसे घूरा और बेड से कंबल उठाया और काउच पर लेट गई। मैं भी देखता हूँ कब तक आपकी अकड़ चलती है। उसने दूसरा कंबल उठा के ओढ़ लिया। पूरी रात दुरीबा को नई जगह की वजह से नींद ही नहीं आई और फिर इनकी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था, वासिक उसे यहाँ ले आया था। उसका वो हर तरह से ख्याल कर रहा था। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी अनजाने में सोची गई बातें इस तरह भी पूरी होंगी कि कल एक वो अमीर घराने में शादी होने के ख्वाब देखती थी, लेकिन जब से वनीसा की शादी हुई थी उसकी सोचें बदल गई थीं। हालांकि हसन अहमद ने इसे कितना अपनी बातों से मुतमईन किया था, मगर वो वासिक की तरफ से मुतमईन नहीं थी। सुबह आंख पहले वासिक की ही खुली थी। घर से अम्मी की कॉल आई थी, दोनों की खैर खैरियत पूछ रही थी। उसने फिर दुरीबा को भी उठा दिया। दुरीबा उठो, मुझे भूख लग रही है, मैंने नाश्ता मंगवाया है। उसने दुरीबा का शाना हिलाया। वो बेतरतीब सी कंबल ताने सो रही थी। लंबे दराज सिल्की बाल मुंतशिर होकर तकिए पर बिखरे हुए थे। उसने बमुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा। एकदम फिर उसे याद आ गया वो कहाँ है। झट उठ के बैठी, दुपट्टा शानों पे बराबर किया। कनखियों से वासिक को भी देखा जो ब्लू जीन्स पर जैकेट पहने समरा समरा और निखरा उसके सामने था। जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, नाश्ता करके हमें फिर निकलना है। मुझे कहीं नहीं जाना। तुरशरुई से वो गोया हुई। होटल के इस रूम में हर चीज़ की सहूलत थी। उसे तो ये तक गुमान नहीं हो रहा था कि वो कहीं और बैठी है, क्योंकि वासिक का रूम भी तो ऐसा ही जदीद सहूलियात से भरपूर था। देखो, जो भी नखरे करने अपने ससुराल में जाके करना, मुझे तो तुम यहाँ बोर मत करो। वो संजीदगी से बोला। वो लब भींच के रह गई। ना चाहते हुए भी वो तैयार हुई। कॉटन के पिंक एम्ब्रॉयडरी के सूट पर खूबसूरत से स्वेटर और शॉल के साथ वो तैयार थी। वासिक अपना वॉलेट उठा ही रहा था कि सेल ने बीप दी। तुम्हें चैन नहीं है? वहाँ अमेरिका में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ भी पीछे पड़ी हो। वो जाने किस पर बरहम हो रहा था। दुरीबा ने चौंक के उसकी बात सुनी। अच्छा यार, चीख क्यों रही हो? अभी मैं निकल रहा हूँ। उसने दुरीबा को हाथ के इशारे से निकलने को कहा और वो दांत पीसने लगी। दोनों साथ साथ कॉरिडोर से निकल रहे थे और वासिक किसी लड़की से बातों में मसरूफ था। ओके, वापसी पर कोशिश करूंगा, मैं बंद कर रहा हूँ। उसने ये कहकर कॉल बंद कर दी थी। जान को ही आ जाती है, पता है ये अमेरिका में भी मेरा दिमाग चाट जाती थी। वो रवानी में उसे बता रहा था, जबकि वो पीछे-ताप खा रही थी क्योंकि उसका शक यकीन में बदल गया। उसकी ज़िंदगी में पहले कोई लड़की मौजूद थी। वो उसे मुख्तलिफ मकामात पे लेके घूमता फिरता रहा। दुरीबा का ज़रा भी दिल नहीं लग रहा था। 9 बज गए थे। दुरीबा खासी थक गई थी, मगर वासिक ने किसी बड़े से आहिनी गेट के आगे गाड़ी रोकी थी। सेल निकाला और कॉल की। और सुनो, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, भूख के मारे हशर हो रहा है। वो फिर किसी से मुखातिब था। ये आप कहाँ ले आए हैं? वो हैरानगी से वो पूछ रही थी। इसी दौरान गेट खुला। वासिक ने गाड़ी अंदर की और वो लड़की आंधी तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़ी थी। धोखेबाज फ्रेबी, मुझे बताया भी नहीं और शादी कर ली। वो दुरीबा का ख्याल किए बगैर वासिक पर चढ़ दौड़ी थी। आराम से सांस तो लेने दो। वासिक शायद दुरीबा के चेहरे की नागवारियत देख चुका था, इसलिए वो ज़रा संभल के गोया हुआ। आओ अंदर चलो। आए दुरीबा, आप भी। उसने दुरीबा का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ गई। वो तो इन दोनों की दोस्ती की नौयत जो समझ रही थी, इसे सोच के गुस्सा आने लगा। नबीला ने खाना लगवाया और इन दोनों के लिए रूम भी सेट करवा दिया था, मगर दुरीबा को इस दौरान चुप ही लगी हुई थी। तुम्हें मैंने अमेरिका में कहा भी था जब भी शादी करो एक कॉल कर देना, मगर तुमने तो बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। वो वासिक पर कुशन और जाने क्या क्या बरसा रही थी। अगर तुम्हें कॉल नहीं की थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि तुमसे शादी करना थी। दुरीबा वासिक को रूम में ना पाके उसे देखने के लिए बाहर आई थी, मगर लाउंज में तो नबीला वासिक की दुर्गत बनाने में मसरूफ थी और वो अपने दिफा में जाने क्या क्या नहीं कह रहा था। तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने थे, असर ही नहीं हुआ मेरी मोहब्बत का। दुरीबा के कानों में लगता था कोई बम फटा हो। वो तो सन्नाटे में ही आ गई। तुमसे शादी करके मुझे पागल नहीं होना था। वासिक की यकदम निगाह सतून के साथ खड़ी दुरीबा पर पड़ी, जिसकी रंगत तक उड़ी हुई थी और वो जहाँ था वहीं रह गया। नबीला ने भी उसे देख लिया था। दुरीबा, तुम कब आई? वो दोनों बौखला गए जब आप दोनों एक दूसरे की मोहब्बत की नफी कर रहे थे। तंज में कहकर वो रुकी नहीं, दांत पीसती हुई अंदर चली गई। वासिक, ये तो बुरा हो गया। दुरीबा लगता है नाराज़ हो गई है। नबीला को फिक्र हुई। वासिक भी हवास बाख्ता हो गया। दुरीबा के पीछे रूम में भी आया। उसका चेहरा तना हुआ था। दुरीबा का शक ठीक निकला। नबीला उसकी मोहब्बत थी और उससे शादी हो गई। दुरीबा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं सोच रही। ये बताइए हम यहाँ से कब चलेंगे? अंदाज रुखा और सर्द महर था। वो वासिक पर निगाह डालना भी अवश्य समझ रही थी। खाने के बाद चलेंगे। नबीला ऐसे तो जाने नहीं देगी, उसकी फैमिली है, सबसे मिलकर जाएंगे। वो कदरे तौक़ुफ़ के बाद रुक रुक के गोया हुआ। दुरीबा मुठ्ठियाँ भींच कर अंदर के इंतशार को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी।
उससे लगता था सांस रुक रहा हो और वो एक मिनट यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उसकी फैमिली से मिलकर क्या पुराना रिश्ता जोड़ना है। फिर तंज में डूबा तीर फेंका। वासिक को उसकी सूरत देखकर हंसी आ रही थी। वो मुकम्मल गलत फहमी में गिरफ्तार हो गई थी और उसे इस सिचुएशन पर मजा आ रहा था। रिश्ता तो पहले से जुड़ा हुआ है, बस फैमिली से तुम्हें भी मिला दूं, क्योंकि बाद में आना जाना तो लगा रहेगा। जी। वो तो बैठे से खड़ी हो गई। मुझे फ़ौरन कराची जाना है, नहीं रहना आपके साथ। आपके पुराने अफेयर से इनसे क्यों नहीं की शादी। वो बुरी तरह गुस्से में अंदर ही अंदर तप रही थी। ज़रूरत महसूस नहीं की। वो मुस्कुराहट रोक के गोया हुआ, देखो कराची जाने की तो बात नहीं करो, क्योंकि नबीला बिल्कुल भी अभी जाने नहीं देगी। ठीक है, आप रहें अपनी नबीला के साथ। वो सेल पर नंबर मिलाने लगी। किसे कॉल मिला रही हो। वासी को अंदाज़ा हो गया कि वो ज़रूर घर कॉल कर रही है। शहरयार भाई को कर रही हो, वो मुझे लेने आ जाए। अरे दिमाग ख़राब हो गया है। उसने सेल झिपट लिया। देखें, आप और नबीला मेरी तौहीन नहीं कर सकते। अगर आपको नबीला के साथ रहना है तो रहें, मुझे जाने दें। उसने आवाज़ में दुस्सगी और नागवारी हुनूस रखी। वासिक वासिक नबीला की आवाज़ आ रही थी। वो दुरीबा में उलझा हुआ था। अरे आवाज़ें क्यों दे रही हैं, अंदर आ जाइए, आप ही का रूम है, घर है। दुरीबा ने तंजिया कहा। नबीला चौखट पर खड़ी थी, निगाहों में पेशमानी थी। दुरीबा, आप शायद गलत समझ रही हैं। मैंने जो कुछ देखा और सुना फिर भी शायद कह रही हैं। अगर आपका इंटरेस्ट वासिक में था तो आपने क्यों नहीं कहा इनसे, और ये सब तमाशा दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए। वो रोहानसी हुई थी। वासिक, तुमने इन्हें बताया नहीं। वो तो घबरा ही गई। दुरीबा का रंग यकलख्त बदल जो गया था। मैंने या तुमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया। अरे हम फ्रेंड हैं, इस तरह तो चलता ही है। वासिक बात को दूसरे रुख पर ले जा रहा था। अरे वासिक, बीवी है ये तुम्हारी। गलती से मैं तो पहले ही राजी नहीं थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। दुरीबा अपना सर दोनों हाथों में थाम के रह गई। वासिक ने इशारे से नबीला को चुप रहने को कहा। दुरीबा रूम में थी। वो वासिक से बात तक नहीं कर रही थी। सेल तक वासिक ने अपने पास रखा हुआ था। कितना ढीठ इंसान है, जरा इसे शर्मिंदगी नहीं, और इसी लड़की की साइड ले रहा है। वो दांत पीस रही थी कि नबीला कितनी दफ़ा उसे खाने का पूछ चुकी थी, मगर वो बात ही नहीं कर रही थी। घर जाके मैं सीधी अम्मी अब्बू के पास चली जाऊंगी, मुझे अपनी बेइज्जती ज़रा भी गवारा नहीं। वो सोचे जा रही थी। काफ़ी टाइम गुजर गया था। वासिक अंदर नहीं आया था और वो क्लॉक पर निगाहें जमाए हुए थी। घर में चहल पहल हो रही थी। बच्ची के रोने की भी आवाज़ आ रही थी और कोई शख्स लगता था वो नबीला से लड़ रहा था या फिर वो गुस्सा कर रहा था और वासिक दरमियान में बोले जा रहा था। फिर कुछ ही देर में वो लोग बातें करते हुए इधर की तरफ आ रहे थे। दरवाजे पर वो तीनों ही खड़े थे। दुरीबा संभल के बैठ गई। दुरीबा को अचानक से इतने शोर शराबे पर हैरानगी थी। बच्ची की भी आवाज़ें थीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आने वाले ने ज़ोरदार अंदाज में बड़े फ्रेश मूड में सलाम किया था। उसके पीछे नबीला 6 माह की बच्ची को गोद में लिए हुए थी और कुछ निदामत में घिरी हुई थी। वो तो गड़बड़ा गई। सलाम का जवाब भी देना भूल गई। भाभी, मुझे पता है ज़रूर इस बेवकूफ़ औरत ने आपके दरमियान गलत फहमी डाल दी होगी। अरसलान बोला था। अरसलान, ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही दुरीबा को गलत फहमी नहीं हुई। वासिक वजाहत देने लगा। दुरीबा बैठे से खड़ी हो गई। वो क्या बोल रहा था वो हवास बाख्ता नासमझी की कैफियत में इन लोगों को देख रही थी। असल में भाभी, मैं सुबह ही निकल गया था, वरना आपसे मुलाकात करके जाता। ये दोनों तो वहाँ अमेरिका में भी ऐसे ही लड़ते थे। इनकी लड़ाइयाँ पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थीं। अरसलान खुशगवार अंदाज में इसे बता रहा था। सॉरी दुरीबा, असल में मैं भूल गई थी, वासिक की शादी हो गई है। इसकी बीवी को बुरा लग सकता है। अच्छा ये बताओ नबीला, जब मैं तुमसे लड़ता था वहाँ कभी अरसलान को बुरा नहीं लगता था, जबकि तुम दोनों की शादी हो गई थी। वासिक ने दुरीबा को गोया जताया। वो चौंक कर उसकी बात पर गौर करने लगी। अरे यार वासिक, क्यों भाभी को परेशान कर रहे हो। हनीमून पर आए हो, खुशी खुशी इंजॉय करो। अरसलान ने बात को इधर उधर किया। दुरीबा को शर्मिंदगी हुई। वो तो नबीला को गलत समझ रही थी। वो शादीशुदा और एक बच्ची की माँ भी थी। भाभी, इसका कोई अफेयर वगैरह कभी रहा ही नहीं। मैं तो हैरान होता था कि इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। फिर ये नबीला क्या बोल रही थी। दुरीबा का ज़हन अभी भी उलझा हुआ था, मगर अंदर के सवाल को जुबान पर नहीं लाई थी। असल में नबीला का बचपना नहीं गया, जबकि एक बच्ची की माँ बन गई है। अरसलान ने नन्ही अरीबा को गोद में लिया। अरसलान पता नहीं उसे और क्या क्या बता रहा था, वो खामोशी से सुन रही थी। वासिक ने इस तमाम अरसे में जान लिया वो किसी मुखमसे में उलझी हुई है। उसने लंच भी बनाए नाम ही किया। नबीला तो नॉर्मल तरीके से अपनी मेज़बानी निभा रही थी, जबकि वो खामोशी रही थी। दुरीबा प्लीज़ सॉरी। वो सॉरी करने लगी। सॉरी की आपको ज़रूरत नहीं है, गलती इनकी है। अगर ये बता देते तो मैं आपको इतना कुछ नहीं सुनाती। वो खुद बहुत शर्मसार थी। नबीला से आंख भी नहीं मिला रही थी। वासिक की और आपकी जोड़ी बहुत ज़बरदस्त है और वासिक ऐसी ही लड़की के लिए डिज़र्व करता था। इसने भी वहाँ किसी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखा। मेरी और अरसलान से इसकी बहुत दोस्ती थी। हमारी फैमिलीज़ वहीं थी और हम आपस में कज़न भी हैं। हमारी शादी वहीं हुई थी, मगर रुखसती इस वक्त हुई जब अरसलान की फैमिली यहाँ पाकिस्तान आ गई। मैं भी यहीं आ गई और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी दुनिया है। अरसलान की अम्मी अबू उम्रे पर गए हुए हैं, वरना मैं आपको उनसे भी मिलवाती। नबीला उसे तफसील से सब बता रही थी। नबीला चाय तो बनाओ, अरसलान ने कहा। वासिक और दुरीबा चाय के बाद जाने की तैयारी करने लगे थे,
मगर अरसलान ने नहीं जाने दिया, बल्कि ज़बरदस्ती इनका सारा सामान इधर ही मंगवा लिया। हालांकि दुरीबा का रुकने को दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वासिक ने फैसला किया उसे इन 2 दिनों में वापस चले जाना चाहिए। वो हनीमून से वापस आके मैके रहने की तैयारी कर रही थी। वासिक उसका इरादा भांप गया था और वो नहीं चाहता था कि दोनों घरानों में कोई बदमज़गी हो। वो दुरीबा को खुश रखना चाहता था, मगर उसकी छोटी सी शरारत ने दुरीबा को दूर कर दिया था। एक तो वो पहले ही उससे गुरेज बरतते हुए थी। तुम्हें जाने की क्यों जल्दी हो रही है, कल ही तो आई हो। वनीज़ा को तशवीश भी हो रही थी, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर दोनों वापस आ गए थे। ज़किया और हसन अहमद ने भी हैरानगी का इजहार किया था। बस आप ही दिल कर रहा है कि आज़ादी से लंबी तान के सोने का। दोनों किचन में थी, शाम की चाय बना रही थी। खैरियत तो है तुम दोनों में, कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? वनीज़ा ने पिंक कपड़ों में मलबूस दुरीबा को बगौर देखा। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। आपी, मेरे साथ ही नहीं, वासिक के साथ भी ठीक नहीं हुआ। वो एकदम ही गोया हुई। वनीज़ा ट्रॉली तरतीब दे रही थी। उसकी गैर मुतवक्को बात पर हैरानगी से देखने लगी, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रही हो। दुरीबा, ये तुम क्या कह रही हो? आप ही वासिक किसी लड़की को पसंद करते हैं? वासिक किचन की तरफ ही आ रहा था। वो दुरीबा की बातें सुनी तो सन्नाटे में आ गया, और अगर ये बातें बड़ों तक पहुंच गईं तो बहुत बुरा होगा। बाबा पहले ही उसे वार्निंग दे चुके थे। वासिक, अगर तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इस लड़की के सामने या इसके घर वालों के सामने, याद रखना मैं तुम्हें घर से निकालने में देर नहीं करूंगा। बाबा के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। अरे बाप रे बाप, ये तो बुरा हो गया। आयशा उसकी गोद में थी, वो किचन में आ गया था। वनीज़ा ने पैमाशी निगाहों से वासिक को देखा। दुरीबा तो फौरन ही उसके पीछे से निकल गई थी। भाभी, दुरीबा क्या कह रही थी? जो वो कर रही थी तुम जानते हो। ट्रॉली में उसने केतली रखी और कप और सॉसर के तरतीब से वो नीचे रख के पोर्शन में रखने लगी। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। क्या आपको लगता है मैं ऐसा हूँगा? फिर वो नबीला का क्या किस्सा है? वो ट्रॉली खिसका के किचन से निकलने लगी। आयशा को उसने थामा हुआ था। यार वो तो बस मजाक था, नबीला से मेरी कोई ऐसी वाबस्तगी नहीं थी, और ना ही है। वो तो गलत ही समझ रही है। देखो वासिक, दुरीबा हकीकत पसंद लड़की है, और मेरे चचा और चची जान बहुत हसास तबीयत के हैं। वो ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। देखो तुम हम गरीब लोगों को का मजाक निशाना नहीं बनाओ। हमारा नसीब है जो हम दोनों कज़न इस बड़े घर की बहुएं बन गई। इससे ज़्यादा तौहीन नहीं करना कि तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाए। वनीज़ा भी अफसरदा हो गई थी। वो इस घर में आ तो गई थी, मगर अपना माजी नहीं भूली थी। दुरीबा रात में ही चली गई थी। वासिक तो चोर बन गया। दुरीबा का दिल टूट गया था। नबीला की बातें भूलती ही नहीं थी। आप ही वहाँ कहाँ कहाँ की सैर की आपने? वदान उसके पास आके बैठा। उसे जानने की भी बेचैनी थी। ज़्यादा घूमे ही नहीं, ठंड इतनी हो रही थी। उसने बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। आप इस्लामाबाद गए थे, वहाँ का मौसम कितना ज़बरदस्त होगा। अरीबा उसे देखकर रश्क करने लगी। अच्छा चलो जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। वो कंबल खोलकर खुद पर डालने लगी। वदनान मुंह बनाते हुए उठ गया, जबकि अरीबा अपने स्कूल का काम करने लगी। दुरीबा का जहन उलझा हुआ था। वासिक मुसलसल उसे कॉल किए जा रहा था, मगर वो रिसीव नहीं कर रही थी। अरीबा ने उसका सेल फिर उसके हाथ में दे दिया। आप ही वासिक भाई की कॉल है, कह दो सो रही हूँ। उसने सेल वापस उसके हाथ में थमाया। दुरीबा ने भी सोच लिया था वो वासिक से कोई बात नहीं करेगी और हरगिज़ नहीं जाएगी। अम्मी और अब्बू से थकन का बहाना करके वो रुक गई थी, वरना अम्मी को सबसे ज़्यादा उसकी फिक्र होती, मगर उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था वो कुछ चुप चुप सी है। वरना शादी के बाद तो लड़कियां खिल सी जाती हैं, मगर दुरीबा इन्हें मुरझाई हुई लग रही थी। इन्हें अंदेशे सता रहे थे। वो पहले इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। इसे गए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था और अब खुल गया था। वासिक को तो बाबा ने खूब ही सुनाई थी, और वो शर्मिंदा और शर्मसार फिक्रमंद दांतों में उंगलियां चबा रहा था। ज़किया बेगम ने तासुब से ही सर पकड़ लिया था। मुझे इस नालायक से यही तवक्को थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपने फ्रेंड्स के घर जाने की? वो उसे सख्त सुस्त सुनाने लगे। बाबा छोड़ें, इसके फ्रेंड्स हैं, क्या हो गया जो चला गया? शहरयार को उसकी हालत पर तरस आ रहा था। तुम तो चुप ही रहो, इस नामाकोड़ ने बहुत गलत किया है। बीवी को पहले अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता, फिर ही मिलता। और ये घूमने फिरने के लिए इसे लेके गया था, फ्रेंड्स की गैदरिंग में नहीं। सॉरी बाबा, बस भी करें, और कितना डांटेंगे? वासिक ने मिनमिनाते अपनी रूहानी सूरत के साथ कहा। आप प्लीज़ खुद बात करें। कोई बात नहीं करूँगा, और ना ही कोई तुम्हारी हमायत में बात करेगा। सब कान खोल कर सुन लो। ख़ास तौर पर वनीज़ा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें शायद अंदाज़ा था वो वनीज़ा को अपना हमायती बना के भेजेगा। वनीज़ा जुज़बुज़ हो गई। ज़किया बेगम की भी आगे से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने तुम्हारी हर हरकत माफ़ की है, मगर मैं ये हरकत माफ़ नहीं करूँगा। वो पहले ही इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। शायद इन्हीं बातों की वजह से वो इसे अच्छी तरह सुनाने के बाद वहाँ से उठ गए। अम्मी, ये सब कैसे होगा? वो बहुत फिक्रमंद और बेहाल भी हो रहा था। जब मामला बिगाड़ा है तो संभालो भी तुम। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मजाक करने की? ज़किया बेगम को वासिक की हालत पर फिक्र भी हो रही थी। 1 हफ्ते से कितना परेशान था। दुरीबा से भी बात नहीं हो रही थी। शहरयार और वनीज़ा 2 दफ़ा उससे मिलने जा चुके थे। चलने को भी कहा था, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था। वासिक ने आइंदा मजाक से तौबा कर ली थी।
इसे क्या पता था कि उसे महंगा पड़ेगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। सच कहा है, किसी ने मजाक भी करो तो एक हद में रह के, किसी की भी दिल आज़ारी नहीं हो। उसने फिर सेल पर उसे कॉल की, अरीबा दुरीबा से बात करवा दो। वासिक भाई आप ही नहा रही हैं? उसकी आवाज़ आई और वासिक का मुंह उतर गया। जाने वो सच कह रही थी या झूठ। अच्छा मेरी बात करवा देना, तुम खुद वो मुझसे बात नहीं कर रही। जी अच्छा, वो झट बोली। वो अपने बेडरूम में इधर से उधर घूम रहा था। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि दोनों के बीच रंजिशें हो गई। चल वासिक, तुझे हिम्मत करनी ही पड़ेगी, वरना बाबा तो तुझे घर से निकाल बाहर करेंगे। वो भी बात लेकर फ्रेश हो गया। ब्लैक पैंट पर ग्रे शर्ट में मलबूस समरा सा निखरा डैशिंग लग रहा था। उसे दुरीबा को मनाना ही था, अपनी ज़िंदगी को मनाना ही था। कब से वो आया बैठा था अंसर अली से बातों में भी लग गया था। अरीबा शाम की चाय के साथ काफ़ी लवाजमात ले आई थी। वदान से भी इसकी खासी गपशप हुई। आंटी दुरीबा तैयार हो गई है, मुझे घर जाना है। बेटा मैंने कह तो दिया है, तुम ऐसा करो कि खुद अंदर चले जाओ। वो समझ गई थी इन दोनों में कोई नाराज़गी है, क्योंकि दुरीबा ने इन्हें कुछ नहीं बताया था। वो मान थी, औलाद का चेहरा देखकर तो भांप जाती हैं कि वो परेशान है या कोई उलझन और फिक्र है। अंसर अली असर की नमाज के लिए चले गए थे। वो उठ के अंदर की तरफ जाने लगा। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर आ गया। साफ सुथरा नफीस सा कमरा था। सिंगल बेड, एक वार्डरोब और राइटिंग टेबल। साइड पर दीवार गिर बड़ा सा शीशा था। उसे देखकर गड़बड़ा गई। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो यूँ अचानक उसे अंदर आ जाएगा। कासमी कपड़ों में नाराज़ सी उसे बहुत प्यारी लग रही थी। ये क्या तरीका है, सेल तक तो ऑफ रखती हो, बात भी नहीं करती, कब तक ऐसा करोगी? वो नाराज़गी और खफगी से गोया हुआ और उसके मुकाबिल आके खड़ा हो गया। गहरी निगाहें उस पर जमा दी। मेरे ख्याल में हमें यही रिश्ता ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मैच नहीं होता। वो एकदम ही बोली, क्या? वासी को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। मुझ में इतना ज़र्फ और बर्दाश्त नहीं, आगे ज़िंदगी में कदम कदम पर आपके राज सामने आते रहेंगे। वो पुश्त फेर कर बड़ी मैनेखेजी से तंज करने लगी। दुरीबा मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी। क्या सॉरी? इतनी आसानी से सॉरी? आप क्या समझ रहे हैं? जो कुछ हुआ वो ठीक था और बाद में ठीक होता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसी वजह से इस शादी के ख़िलाफ़ थी। आप फिरंगियों के मुल्क में रहते हैं, ज़रूर आपके साबका इश्क निकल कर सामने आते रहेंगे। जस्ट शट अप, वो दबी दबी आवाज़ में चीखा था, क्योंकि ऐसे इल्ज़ाम तराशियाँ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने नबीला के साथ मिलकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए मजाक किया था और कुछ नहीं था। नबीला और अरसलान शुरू से एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम मुझसे दूर दूर थीं, इसलिए ये मजाक कर लिया। शायद तुम्हें शराकत बर्दाश्त नहीं हो और तुम मेरे करीब आ जाओ। मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे मुतालिक क्या क्या अखज़ कर रही हो। अगर मैं ऐसा होता तो कब का अपनी मर्ज़ी से वहीं अमेरिका में शादी कर लेता और तुम्हारे लिए राज़ी नहीं होता। अरे अगर मेरे मुतालिक कोई गलत फहमी थी तो मुझसे क्लियर तो करती। मैंने तुम्हारी वजह से बाबा से अलग डांट सुनी। अगर तुम घर नहीं आई तो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। वो बोलता जा रहा था और दुरीबा हैरानगी से सुनती रही। दुरीबा मैं तो तुम्हें चुपके चुपके चाहने लगा था। अगर मैं किसी को पसंद करता तो पहले ही कर लेता। मुझे तुम्हारी मासूमियत और साफ गोई बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हें और लड़कियों की तरह अयारी और दिखावा नहीं था। मैं तो दिल हार बैठा था। वो कदरे तौक़ुफ़ के बाद फिर गोया हुआ। और तुमने नबीला को सुना तो दी? बेचारी रोज़ कॉल करती है यही पूछने के लिए तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हुई या नहीं। वो चेहरे पर हाथ फेर कर सांस बहाल करने लगा। तुम्हें चलना है तो आ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा जब दिल करे आ जाना। वो बहुत रंजूर और दिल गिरफ्तार हो गया था। दुरीबा को कुछ वक्त सोचने के लिए देना चाहता था। दुरीबा प्लीज़ दिलो दिमाग से सोचना। रिश्ते कोई खिलौने नहीं है जो तोड़ दिए जाएं। इनसे जज्बातियत का भी रिश्ता होता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और अगर तुम्हें मुझे अजियत देकर खुशी मिलती है तो ठीक है, तुम यहाँ जितना दिल चाहे रहो, मगर रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करना। उसने दुरीबा का नरमो मुलायम हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लेके सहलाया। और हाँ, मैं तो घर जाने वाला नहीं। जब तक तुम यहाँ हो मैं भी तुम्हारे साथ ही यहीं रहूँगा। जी? वो करंट खाकर पीछे हुई। बिल्कुल भी नहीं, अम्मी और अब्बू को पता चल जाएगा। वो तो घबरा गई। अच्छा है, इसी तरह इन्हें भी पता चले। वहाँ उधर मेरे घर में भौंचाल आया हुआ है, इधर है, इधर भी आ जाएगा। वो उसे तंग करने को बोला और बेड पर लेटने लगा। इसी रूम में सोती हूँ ना, बेड सिंगल भी चलेगा। वो मैनेखेजी से हंसा। ऐसे कैसे सोच सकते हैं? वो तो हवास वाख्ता ही हो गई। मोहतरमा, मैं भी सोच के आया हूँ, तुम्हें लिए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। वो उसकी हालत से मज़ा लेने लगा। अच्छा चल रही हूँ। ना चाहते हुए भी वो रूहानसी होकर बोल उठी। वासिक के होंठों पर फतहमंद मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़बरदस्ती नहीं जाओ, तुम्हारा जिस वक्त दिल करे जब चलेंगे। ज़रा ससुराल के भी दिन रात के मज़े ले लूँगा। हम नहीं रुक रहे। वो फिर बोली, क्यों, क्या हुआ? उसने दुरीबा के चेहरे पर निगाह की। वो निगाहें झुकाए हुए थी। सॉरी, मुझे भी इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था। आपसे सब कह देती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जो हुआ सो हुआ। जल्दी से सामान पैक करो और घर चलो। सॉरी। वो शर्मसार लहजे में गोया हुई। ओके, लेकिन आइंदा इस बात का ख्याल रखना, मेरी तरफ से बदगुमान होने से पहले बात क्लियर कर लेना। उसने दुरीबा के दोनों हाथों को मुस्कुरा के पकड़ा। तुमने मेरे इतने अच्छे दिन ख़राब किए हैं, इनका हिसाब कौन देगा? वो मैनेखेजी से इन दिनों को याद करने लगा जब शादी हुई थी। हम क्या दोबारा हनीमून पर नहीं जा सकते? वो शर्माई शर्माई गोया हुई।
کیا؟ پھر سے بولو۔ واسق پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا، نبیلہ کے گھر رہیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس سے بھی درگت بنوا لینا اپنے میاں کی۔ وہ روحانسا ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ نبیلہ کو میں خود کال کر کے بتا دوں گی۔ وہ ہنسی۔ سچ بتاؤ، دل سے معاف کر دیا؟ دریبا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی کوئی کاروائی کرتا بابا کی کال آ گئی۔ جی بابا جان، مان گئی ہے آپ کی بہو۔ وہ فوراً مؤدب بن گیا۔ دریبا نے جھیم کر واسق کے شانے پر سر رکھ دیا۔ واسق نے بات کر کے کال بند کی۔ آپی، ونیسا آپی اور شہریار بھائی آئے ہیں۔ اریبا کی آواز پر وہ تیزی سے نکلا تھا۔ یار جلدی آ جانا سامان سمیت، یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ دریبا کو ایسے لگا اس کی بے چین دل کو سکون مل گیا ہو۔ واسق کی کھلی محبت کے اظہار نے اسے مطمئن کر دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ دل کی فضا مہکنے لگی تھی، چار سو روشنی جھلکنے لگی تھی۔